कल हम लोगों ने 8 चीजें पढ़े थे नेशनल इनकम के बारे में। कल कौन एब्सेंट था भाई? और 1 2 क्यों ऐसा एब्सेंट क्यों रहते? चलिए, कल 8 चीजें पढ़ी थी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जीडीपी, पहले तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने स्टार्ट किया था। जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बाद हमने निकाला जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क। कैसे निकालते हैं हम वो? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? क्या? हाँ, लेकिन एनएफआई क्या होता है? वो उसका फुल फॉर्म है। मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट अर्न बाय कंट्रीज, सिटीजन एंड फर्म ऑपरेटिंग अब्रॉड एंड माइनस टोटल अमाउंट अर्न बाय फॉरेन सिटीजन ऑपरेटिंग इन दैट कंट्री। दैट यानी अपना देश। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखा था। इसके बाद हमने जीडीपी के बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आए थे। तो ग्रॉस और नेट का फर्क कैसे मिटाते हैं? डेप्रिसिएशन से। बस ऐसे ही ये पूरा मार्केट प्राइस देखा था। ऐसे ही सेम हमको निकालना है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में सिर्फ फर्क है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। वो भी कौन से? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इफ एनी। अगर कोई सब्सिडी है तो माइनस करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जनरली सब्सिडी नहीं दी जाती है, जनरली, बट इन केस अगर एक आध केस में रह गई, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद फिर हम लोग रुक गए थे यहां पे, ये पूरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वगैरह पढ़ के। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट है वो कैसे होता है, किस तरीके से? तो भैया 3 मेथड्स हैं फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम। देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1, अच्छा पहले उसके पहले कुछ बात कर लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम फ्लो कैसे होती है? ठीक है, सबसे पहले तो गुड्स का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ गुड्स बनेंगे, फिर क्या होगा? गुड्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेबर लगाना पड़ेगा, जगह लेनी पड़ेगी, मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और क्या कहते हैं, कैपिटल बोरो करना पड़ेगा। ये सब चीजें आप फैक्ट्री लगाओगे तब गुड्स प्रोड्यूस होंगे। और जब भी गुड्स प्रोडक्शन होने के बाद आपको ये फैक्टर पेमेंट्स करने पड़ेंगे। ये फैक्टर पेमेंट्स जो आप कर रहे हो, ये बाकी जो आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, ये उनकी इनकम है। बराबर है? आपने गुड्स बनाए और गुड्स बनाने में जो खर्चा हुआ वो आपने लोगों को पे किए। जैसे भाई जिसने आपके रॉ मटेरियल डाला उसको आपने पेमेंट किया, जिसने आपके यहाँ मतलब वेजेस से काम किया, लेबर, उसको आपने पेमेंट किया, जिसने आपके यहाँ पे जिसने आपको कैपिटल प्रोवाइड किया, भैया लो बिजनेस करो पैसा, वो उसको आपने इंटरेस्ट दिया। और आप अपना भी कुछ रखते हो कि नहीं रखते? क्या रखते? प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हो गई इनकम जनरेशन। और फिर इसी इनकम को क्या करते हैं? आइदर कंजम्पशन और सेविंग। थोड़ी देर के लिए सेविंग को साइड रख दो कि मैं कुछ भी सेव नहीं करता हूं, थोड़ी देर के लिए पूरा के पूरा हम खर्चा कर देते हैं। बराबर है? तो ये हो गया डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। और काय में खर्चा करते हैं ये इनकम? हम वही चीजें खरीदते हैं जो ये लोग बना रहे हैं। जैसे लो, जो भी गुड्स और सर्विस पूरे इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही वही तो बिकेंगी ना, वो बिक रही। और ऐसे चलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये 3 चीज से दोस्तों 3 मेथड निकल के आती है। वो 3 मेथड है। पहली तो अपनी ये डोमेस्टिक वाली मेथड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मेथड है। दूसरी 2 मेथड है, एक इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड। 2 मेथड और है। ठीक है, क्या बोलती है देखेंगे हम लोग। पहले तो अपनी सिंपल एक बार इसके अंदर ये जो लिखा है डायग्राम, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब है, इन प्रोडक्शन फेज द फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। In income or distribution phase, the flow of factor income in the form of rent, wages, interest and profit from firms to household occurs. In the expenditure or disposition phase, the income received by these factors of production is spent on consumption of goods and services and investment goods. देखो investment भी ले लिया। इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या होता है? आप एफडी खरीद रहे हो, एफडी परचेज कर सकते हैं, डिबेंचर कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, कहीं भी आप लोग चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बराबर है? इसके बाद द एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सस्टेन्स द सर्कुलर फ्लो। बराबर है? बिकॉज ऑफ दीज प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन
डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन यानी गुड्स का प्रोडक्शन होना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैक्टर इनकम का डिस्ट्रीब्यूट होना। कहां से? बिजनेसमैन, प्रोडक्शन करने वाले से, जो उसके यहां पे काम कर रहे हैं वो लोगों को फैक्ट वो देगा ना, बांटेगा कि नहीं बांटेगा? बांटेगा ना, तो वो बांट दिया। उसके बाद तीसरा रहेगा वो लोग खर्चा करेंगे। एंड डिस्पोजिशन keep going on continuously and we are able to look at the national income from 3 different angles। और बिंगो एंगल्स आते ना, 3 डिफरेंट एंगल से देखते, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे नेशनल इनकम को 3 एंगल से देख सकते हैं। आंसर सेम आएगा, मतलब आना चाहिए बट आता नहीं है, ये पक्की बात है। नेशनल इनकम तीनों मेथड से लगाएंगे, आंसर सेम नहीं आएगा, ये पक्की बात है। इसके रीजंस भी है वाई आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे क्या रीजंस है, लिखा है सब। एज द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं वैल्यू एडेड, ये इससे प्रोडक्शन से, ये हम वैल्यू एडेड पकड़ते हैं, पता है ना आपको। कल वैल्यू एडेड क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि कहीं डबल काउंटिंग नहीं हो जाए, ठीक है। फाइनल गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जीडीपी इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज समीशन ऑफ वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस ग्रॉस बात कर रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, एज द फ्लो ऑफ इनकम आपकी इनकम मेथड, एज द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर आपकी एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड निकाल के आ गई, यहां पे सब इसका ब्रीफिंग दी हुई है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड से स्टार्ट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम आएंगे धीरे से इनकम पे, फिर धीरे से आएंगे एक्सपेंडिचर पे। अगर तीनों मेथड एक साथ ले ली और प्रॉब्लम्स बाद में लिए तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो पहले वैल्यू एडेड पढ़ते हैं, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि वो एक बार पक्की हो जाए, दिमाग में बैठ जाए कि ये क्या चीज है, ताकि कंपैरिजन हमको समझ में आएगा कि इनकम में क्या फर्क है और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, ठीक है। तो एक साथ नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। पहला सिर्फ प्रोडक्शन मेथड, पहले अब ये तीनों देखेंगे हम, ये जो चार्ट है ना, ये तीनों देख लेते हैं, फर्क क्या है। इज नथिंग बट अ डिस्टिंग्विश बिटवीन फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ मेजरमेंट। कब मेजर की जाती है नेशनल इनकम? प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। और इनकम मेथड में इनकम जनरेशन कितनी हो रही, और तीसरी मेथड जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसके अंदर इनकम डिस्पोजिशन। इनकम डिस्पोजिशन इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर। नेम ऑफ मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं इसको, दूसरी मेथड को इनकम मेथड बोलते हैं, और तीसरी मेथड को एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन मेथड 1 में, फ्लो ऑफ इनकम सेकंड मेथड में, एंड फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर थर्ड मेथड में। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय प्रोड्यूसर्स, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स एंड सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। बराबर है। फर्स्ट केस के अंदर वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं, सेकंड केस में फैक्टर इनकम की जो टोटल है उसको टोटल मार रहे हैं, और तीसरे इसमें कितना खर्चा कर रहे हैं हम उसको टोटल मार रहे हैं। ब्रॉड कंसेप्ट क्या है? अप्रोचेस द नेशनल इनकम फ्रॉम आउटपुट साइड, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अप्रोचेस द नेशनल इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट को आप कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब उनकी हो गई इनकम, जिसको आप दे रहे हो ना उनकी इनकम। अब वो क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। अप्रोचेस द नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर साइड। 3 डिफरेंट अप्रोच है, 3D अप्रोच। आई बात समझ में? पक्का? अब आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तो सिर्फ हम शक्ल देखें इनकी कि ये 3 मेथड्स हैं। बिंगो ट्राइंगल रहता है ना, बस वो है, समझ लो। अब हम बात करेंगे सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड, सिंपल है, जो अपन ने पढ़ा वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो कल हम नेशनल ये सब 8 चीजें हमने कैलकुलेट करी ना, उसी टाइप की चीजें है, ठीक है। नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड इज सम टोटल ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट अक्रॉस द ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। सम टोटल ऑफ नेट वैल्यू एडेड बोला है, ग्रॉस क्यों नहीं? डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे वो तो मालूम है, लेकिन ग्रॉस क्यों नहीं बोला? क्योंकि नेशनल इनकम निकाल रहे हम, और नेशनल इनकम तो रहती है हमारी नेट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। मालूम है, कल पढ़ाया था। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज योर नेशनल इनकम। याद है ना? तो हमको पहुंचना कहां है? यहां पे पहुंचना, हमको यहां पे पहुंचना है, ये बात ध्यान में रखना। जब तक ये नहीं आता तब तक नेशनल इनकम नहीं आई है, ठीक है। कुछ स्टेप्स है इस मेथड की, देखो। स्टेप 1, अब ये तो बहुत सिंपल चार्ट है। एक प्रोडक्शन, अब तो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्या हर सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब सेक्टर्स एंड दैट सब सेक्टर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स? यस और नो? अब कार इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में कितने प्रोडक्शन अलग अलग तरह की इंडस्ट्री हो सकती है? बहुत सारी। उसके अंदर से एक कार इंडस्ट्री है, फिर कार इंडस्ट्री में भी और अलग अलग इंडस्ट्री हो सकती है,
कुछ इंडस्ट्री टायर्स बनाती है, कुछ इंडस्ट्री ग्लास बनाती है, कुछ इंडस्ट्री उसका वो ढांचा बनाती है, और ये मारुति सुजुकी उसको असेंबल करती है और फिर बेचती है। अलग अलग सब कुछ इंडस्ट्री नट बोल्ट बनाती है वो स्पेशल टाइप के, यस और नो। तो ये अलग अलग तरह के हर सेक्टर अलग अलग सेक्टर्स में और अंदर अंदर तक सब डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये सबकी टोटल लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन कैसे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते चलना पड़ेगा। अगर सबका टोटल मारते गए तो फिर क्या होगा, डबल 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 काउंटिंग होती जाएंगी। तो हमको डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है। लिखा है आगे स्टेप 2 में, दस वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ये जो भी होगा मार्केट प्राइस पे होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने रुपए की कार आपने बाहर निकाला, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कितने रुपए के टायर लगाए, क्या किया, जो भी बहुत सारे आपने मटेरियल बाहर से खरीदे होंगे उसको माइनस करना है, ठीक है। और एक चीज लिखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अरे ऐसा कैसे होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक? सेल का मतलब क्या होता है, जितना बिका। आपको मालूम है, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, आपका यहां क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। यहां पे जो भी मैन्युफैक्चर किया या परचेज किया, अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो, मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात कर रहा हूं, यहां पे लिखते हैं सेल्स, और यहां क्या बचता है, ऐसा ही कुछ रहता है, हाँ कि ना। अब मान लीजिए आपने 10 यूनिट ओपनिंग थे आपके, 200 यूनिट आपने मैन्युफैक्चर किए, सेल किए आपने 150 यूनिट, और बचता कितना, 60। यह आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ऐसा रहता ना कि नहीं रहता, ठीक है। फिगर से कुछ भी ले सकते हैं ना, अपने मन की बात है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इस बार जीडीपी कैलकुलेट करना है तो मैं कितने यूनिट्स पकड़ूंगा, 200 क्यों, ठीक है। तो सीधा मैन्युफैक्चर भी तो देख सकता हूं ना, वो भी वही आएगा, हाँ कि ना। नहीं आता, पक्का, अरे आता है ना। अच्छा, जीडीपी मतलब क्या है, अभी तो यहाँ पे जीडीपी नेशनल है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये साल भर का मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ये साल में मैंने मैन्युफैक्चरिंग कितना किया, मैंने तो बोला था स्टॉक लेना ही नहीं है, स्टॉक तो कुछ पिछले साल का रहता है, स्टॉक वाले का मैटर पढ़ो ही मत आप। तो सिर्फ सीधा सीधा बताओ मैन्युफैक्चर कितना हुआ, 200, ठीक है। तो 200 पकड़ना है, लेकिन हमेशा ये 200 दिया नहीं रहेगा। तो ये 200 निकालने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका है सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। सेल कितना किया, 150, चेंज इन स्टॉक मतलब ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कितना हुआ, 150 प्लस 50, आंसर कितना आएगा, 200। बात एक ही है, ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, बात एक ही है, आंसर वही आएगा, मतलब भी वही हुआ। आई बात समझ में, ऐसे निकालो तो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ, डायरेक्ट फिगर दिया है तो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ। अब होता क्या है, एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का फिगर वो लोग देते नहीं, कभी नहीं देते। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, कितने रुपए में बिका। आप वो सोच रहे प्रॉफिट आएगा सर, वो प्रॉफिट कहां गया, वो सब बताता हूं ना, 2 मिनट तो रुको सर। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट भी तो रहता है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप, हाँ 2 मिनट रुको ना। तो अरे आएगा ना, अभी बताता हूं ना, रुकते नहीं, ठीक है। पहले तो ये तो समझ लो आप, ये सेल्स का फिगर अलग रहेगा, ये आपकी बात सही है, ये सेल का फिगर सर, इसके अंदर तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, प्रॉफिट एलिमेंट तो आपने आगे ही दिखाया ही नहीं सर, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिख रहा। हाँ तो रुको, सही आते ना अपन उस पर भी, ठीक है। पहले अभी हम सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। अब हमने इस पे क्या लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हम पकड़ रहे हैं ना, इसको मार्केट वैल्यू पे पकड़ना है, चीज समझ लो। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमको मार्केट वैल्यू पे पकड़ना है, बराबर है। ये ट्रेडिंग अकाउंट मैंने जो बनाया सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए बनाया आपको। ये जो गुड, आपको एक चीज अकाउंट्स में पड़ी होंगी, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये आपके अकाउंट्स का कंसेप्ट है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये चीज बोलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अकाउंट्स को साइड रख दो, थोड़ी देर के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सी देर के लिए उसको साइड रख दो। हमको क्या बोला है जीडीपी में, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि जीडीपी हम यहां जो निकाल रहे हैं मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं, इसीलिए मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया मैंने जो ओपनिंग स्टॉक लिया है,
इसको भी मैंने मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। मैंने जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की है यहां पे उसकी भी मार्केट वैल्यू पकड़ रहा हूं मैं, मतलब थोड़ी आपको समझाने के लिए बनाया ट्रेडिंग अकाउंट और कुछ नहीं है। सेल्स जो है ऑब्वियसली वो भी मार्केट वैल्यू पे है और क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो मार्केट वैल्यू पे लिखा है, मतलब सब चीज एक ही है। जैसे सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर कर सकते हो, मीटर प्लस सेंटीमीटर कर सकते क्या? नहीं सर, या तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या उसको मीटर में कन्वर्ट करो, यूनिट सेम करना पड़ता है ना, बचपन में कभी तो भी पढ़ा होगा। बस वैसे ही यहां मैं सबकी यूनिट सेम कर रहा हूं, इसीलिए प्रॉफिट एलिमेंट आपको दिख नहीं रहा है। ये समझाने के लिए, बाकी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। समझाने के लिए ये है कि भैया चेंज इन स्टॉक देखो या मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू देखो, सेल वैल्यू, आंसर सेम आएगा। ये समझाने के लिए ये बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, और इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नथिंग बट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस क्या करते हैं हम लोग? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि हमको क्या निकलना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब इससे क्या निकल के आई हमारी? ये देखिए स्टेप 2 हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल के आई, लेकिन ये कौन सी है? मार्केट प्राइस पे है कि फैक्टर कॉस्ट पे है? सर मार्केट प्राइस पे, बल्कि हमने मार्केट प्राइस पकड़ा। अब ये हो गई ग्रॉस वैल्यू एडेड, इट इज नथिंग बट योर जीडीपी, समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। सबसे पहले क्या करते हैं? अपने को जाना कहां पे है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी अभी मान लीजिए मेरे पास अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस है तो मुझे जाना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। भैया जी और एन का भी फर्क है, डी और एन का भी फर्क है, और एमपी और एफसी का भी फर्क है, यानी तीनों चीजें अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, तो मेरा आएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। इसके बाद मुझे एनएफआईए का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद मेरा आएगा एनडीपी एट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एक सेकंड, हाँ मैं समझ गया, आप लोग को मालूम है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाना पड़ेगा, तब जाके ये कहानी आएंगी, हाँ कि ना? तो बस वही करना है, देख लो 3 स्टेप दी हुई है। पहला क्या लिखा है? फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट द नेट वैल्यू एडेड इज फाउंड आउट, और फिर इसको टोटल करेंगे। पहले माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन, तो आ गया आपका नेट वैल्यू एडेड। अब ये नेट वैल्यू एडेड सारे सब सेक्टर जितने हैं सबकी ऐड कर दो, क्योंकि हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर चुके हैं ऊपर ही, ठीक है। तो अब सबकी ऐड करने के बाद हर सेक्टर, हर सब सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। सब सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद पूरी इकोनॉमी का आपका निकल के आएगा एनडीपी, और एनडीपी में से क्या करेंगे? नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको ऐड करने के बाद आपका आएगा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये देखिए। और एनडीपी एट एफसी कैसे निकालते हैं आप? एनडी इसने थोड़े अलग तरीके से किया, अलग यानी पहले इसने निकाला है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया, मतलब एमपी से सीधा एफसी पे आ गए। ये जो 3 एडजस्टमेंट आपको बताया ना, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये कोई भी आप पहले कम ज्यादा कर सकते हो। पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना है, डेप्रिसिएशन करो, या पहले आपको एनएफआईए का एडजस्टमेंट करना है तो वैसा भी कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा अच्छे से बता देता हूं। सबसे पहले आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल के आया, इसमें से आप अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपका आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकेंड, आपको जाना कहां पे दोस्तों? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम, इट इज नोन एज नेशनल इनकम। अब एनडीपी आ गया मेरे पास, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब या तो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूं, मेरी मर्जी, कुछ भी कर सकते, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो। कौन से? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या मिलेगा आपको? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। अभी भी फर्क है? हाँ फर्क है, डी और एन का फर्क है, कोई बात नहीं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बराबर है। ये कल बताया था, कौन सा फर्क मिटा रहे हैं अपन? डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क मिटा रहे हैं। क्लियर है? हाँ कि ना? कल जो लोग एब्सेंट थे उनको शायद डाउट रहे, तो क्लास के बाद आके एक बार समझ लेना, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका निकल के आएगा इस मेथड से, ये जो मेथड है इससे निकल के आएंगी आपकी नेशनल इनकम। ये मेथड वही मेथड है जो अपन ने कल पढ़ा था, पहले जीडीपी निकाल रहे हैं उसके बाद उसकी आगे की कहानी कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। फर्क है तो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में फर्क, ठीक है। कैसे करते हो हम लोग देखेंगे। इससे पहले इस मेथड के अंदर कुछ रूल्स है, मतलब आपको वो ध्यान में रखना है। 3 चीज लिखी हुई है। While applying these method, that is production method, care must be taken to include following item also. इन आइटमों को ध्यान में रखना है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय गवर्नमेंट, एंटरप्राइज एंड हाउस होल्ड। ये क्या होता है दोस्तों? ओन अकाउंट प्रोडक्शन। कई बार फिक्स्ड एसेट्स हम रेडी खरीद के नहीं लाते हैं, उसके पार्ट्स खरीदते हैं और हमारे फैक्ट्री में आके हम लोग बनाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। तो हमने खुद बनाया ये, तो इसको पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? यस, बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा। इसको फिक्स एसेट से कैपिटलाइज करना पड़ेगा, इसका डेप्रिसिएशन पकड़ना पड़ेगा और वो डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। फिक्स एसेट डायरेक्टली परचेज नहीं किए जाते, कई बार किए जाते, कई बार हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो हमने भी बनाया तो उसका भी ट्रीटमेंट लेना है। सेकेंड, आपको बताया था सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप कुछ बना रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज बनाई और आप सेल्फ कंज्यूम कर लिए, उसको खुद घर पे लेके चले गए, तो उसको भी अपने को पकड़ना है। कल बताया था ये चीज, वो भी सेकंड वही लिखा है। और थर्ड है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। आप एक घर में रहते हो अपने, अगर आपका खुद का घर है तो आप खुद को रेंट देते हो क्या? नहीं देते। बट इन केस अगर आप खुद के घर में नहीं रहते, इन केस तो आप किसी के भी घर में रहते तो उसको रेंट देते कि नहीं रहते? या आप मान लीजिए जिस घर में रहते हो, अगर आप घर के बाहर निकल जाते हो, घर के बाहर निकल जाते हो और किसी और बाहर निकल के आप कहीं भी और जाके रहते हो XYZ जगह, और अगर किसी और को वो घर किराए से देते हो तो आपको रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको बोलते हैं नोशनल रेंट, जो मिला नहीं है पर मिल सकता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शायद आपने टैक्स में पढ़ा है, उसमें वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी या थर्ड हाउस प्रॉपर्टी रहती तो हम उसका क्या करते हैं? एक रेंट कैलकुलेट करते हैं, हाँ, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट करके वो सब हम देते हैं, वो रेंट टैक्सेबल रहता है। अगर भले ही वो प्रॉपर्टी आपने रेंट से नहीं भी लगाई हो तो वो भी करना पड़ेगा। बस वैसे ही है, ये आपका खुद का ऑक्यूपाइड हाउस है, आपने इसको रेंट से नहीं दिया, बट अगर आप समझो आप किराए के घर में रहते तो कुछ ना कुछ तो रेंट देना पड़ता, और कुछ ना कुछ रेंट देना पड़ता तो कुछ ना कुछ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सर्विस, जीएसटी के अंदर आती है, 18% टैक्स है शायद उस पर, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया इंप्यूटेड रेंट आपको जोड़ना पड़ेगा अपने एक एक इंडिविजुअल हाउस का भी। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, केयर मस्ट बी टेकन, ये चीज इंक्लूड फॉलोइंग आइटम, मतलब इनको भी आपको इंक्लूड करना है। ये देखिए, imputed rent is the estimate in the economic theory of the rent of house owners would be willing to pay in line to his or her own house। मैं खुद के हाउस का कितना रेंट दे सकता हूं, तो वो आपको पकड़ना पड़ेगा। अब इसमें जनरली होता क्या है, ये पकड़ा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि आप लोग एनआईटी को टैक्स देते हो, आपको मालूम है क्या? म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं हम लोग। मेरी म्यूनिसिपल टैक्सेस की रिसिप्ट देखिए या वो बिल देखा, उसमें सबसे पहले लिखा था ग्राउंड रेंट, फिर आगे वाटर टैक्स, ये सब लिख के। वो ग्राउंड रेंट का मतलब क्या है? ये जो, हाँ वो हिंदी में होता है, ये जो जमीन पे आप रह रहे हो ना, जिस जो जगह आपको एनआईटी ने लीज पे दी है, उसका रेंट वो आपसे ऑलरेडी वसूल कर रही है, बराबर है। तो ऑलरेडी वो एनआईटी की इनकम में तो आ गया, सर्विस के अंदर आ गया, उसमें जीएसटी भी लगता है, तो कैलकुलेट हो जाता है। इसीलिए जनरली जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मतलब जो प्रॉब्लम्स यानी जो हम सॉल्व करते हैं, इसमें इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता है। बट एक चीज समझ लेना, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी रहती है जो फ्री होल्ड लैंड और लीज होल्ड लैंड के बारे में सुना होगा। अब फ्री होल्ड लैंड में क्या होता है? फ्री होल्ड लैंड में तो एनआईटी का कुछ लीज नहीं रहती, एनआईटी का रेंट नहीं रहता, तो फ्री होल्ड लैंड के केस में आपका ये इंप्यूटेड रेंट फंडा काम करता है, मतलब आपको अपना इंप्यूटेड रेंट जोड़ना पड़ेगा। अब सर ऐसा कौन दिखा रहा, सोचो ना, नेशनल इनकम में कहां आता सर? ये नहीं आता तो, लेकिन कुछ चीजें प्रैक्टिकल नहीं रहती लेकिन थ्योरेटिकल रहती है। आई बात समझ? इसमें तो नेशनल इनकम बराबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ आया ये पार्ट? थोड़ा बहुत जो बचा है वो आपका इसमें ठीक हो जाएगा, इसमें मतलब प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। आप अपनी बुक निकालो, बुक है ना सबके पास? पेज नंबर 1.16
कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करो, यहीं पे करो और कागज पे, हाँ कागज खराब करो, 20 पैसे का कागज खराब करो और सॉल्व करो। पेज नंबर 1.16 पे शायद पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन में कुछ ट्रांजैक्शन दी है, इंडस्ट्री ABC, इंडस्ट्री A है, B है और C है, ठीक है। कुछ गुड्स बेच रही है और खरीदना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, वैल्यू एडेड। क्या कर रहा है? इंडस्ट्री A सेल्स वुड टू B फॉर ₹60। A के लिए सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 60 रुपीज। ए के लिए कॉस्ट क्या है? कुछ दिए हमको? नहीं दिए, तो उसको 0 पकड़ लेते हैं, ठीक है। लकड़ा काट के ही बेचा ना, और क्या, उसकी कॉस्ट क्या लगने वाली है? वैल्यू एडिशन कितना हुआ? कुछ दिया नहीं इसलिए 0 लिया। वैल्यू एडिशन 60 फॉर इंडस्ट्री ए। बी ने कितने में घर बेचा, उसको लिखा है बी विच सेल मैन्युफैक्चर ऑफ चेयर सेल चेयर्स टू इंडस्ट्री सी फॉर ₹90। मैन्युफैक्चरिंग करता है, 90 रुपए में बेच देता है। बी की कॉस्टिंग कितनी है? बी ने 60 में खरीदा ना, तो नेट वैल्यू एडेड कितना हुआ? 30 रुपीज का। अब सी ने क्या किया? सी विच इज अ डीलर इन फर्नीचर सेल्स द शेयर्स टू कंज्यूमर फॉर ₹100। 100 रुपए में बेच दिया। कॉस्ट कितने में पड़ी इसको? 90 रुपए में पड़ी। वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 10 रुपए। कितना हो गया ये? 100 रुपए। अब मैं क्या पकड़ू? ये पकड़ू क्या? 250 पकड़ना चाहिए कि 100 पकड़ना चाहिए? इट इज द नेट वैल्यू एडेड। ये इतने रुपए की चीज मैन्युफैक्चर और अल्टीमेटली कस्टमर को कितने में मिली? कस्टमर का सेलिंग प्राइस भी 100 ही आया ना, हाँ कि ना? तो अगेन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अगर मैं ये रास्ते से निकालू ऐसे 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 तो भी आंसर 100 आएगा, या डायरेक्ट कस्टमर को बेचू तो भी 100 आएगा। बस गड़बड़ ये नहीं करनी है कि इनकी टोटल नहीं मारनी है, ये सेक्टर के 60, ये सेक्टर के 90, ये सेक्टर के 100, चलो तीनों सेक्टर के जोड़ लो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सेक्टर के फिगर में ये इंक्लूडेड है, ये सेक्टर के फिगर में ये और ये इंक्लूडेड है, तो बार बार नहीं लेना है। डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। समझ आया? ये छोटा सा कंसेप्ट है। अरे हाँ कि ना? बोलते क्यों नहीं आप? नींद आ रही है? हाँ नींद आ रही है? हाँ। रात को कितने बजे सोते बेटा? तो क्यों सोते 12 बजे? सो जाओ ना 10 बजे। नींद नहीं आती 10 बजे? आती होंगी ना, नींद तो आती होंगी। सुबह आप आ रहे इतनी जल्दी उठ के। चलिए आगे चले। सेकंड क्वेश्चन सब मैं ही कर रहा हूं, क्या आप कुछ करोगे? अरे कहा करते। चलो सेकंड मैं करा था, फिर थर्ड आप करना, ठीक है। होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि होमवर्क वैसे भी आप नहीं करने वाले। सेकंड क्वेश्चन, चलो ध्यान दो प्लीज, सेकंड क्वेश्चन में बहुत कुछ है, ध्यान दो। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, वही वैल्यू एडिशन मेथड दी है। सपोज ओनली द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी। साफ साफ लिख दिया बेचारे ने कि इकोनॉमी में इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? इंडस्ट्री ए इंपोर्ट गुड्स वर्थ ₹100, इट सेल्स गुड्स वर्थ ₹400 टू इंडस्ट्री बी,
goods worth rupees 200 to industry C and goods worth rupees 1000 for private consumption. ठीक है, देख लेते हैं. 3 इंडस्ट्री दी हुई है. इंडस्ट्री ए दी है हमको, बी और सी 3 दिए ना, इंडस्ट्री बी और इंडस्ट्री सी. ध्यान दो, सिंपल है बहुत, ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो फिर समझेगा नहीं. क्या किया ए इंडस्ट्री ने, बताओ. ए इंडस्ट्री ने गुड्स वर्थ रुपीज 100 इंपोर्ट किए. ठीक है, लिख लिया, साइड में ध्यान में रख लिया. लेकिन बेच रहा है, क्या बेच रहा? सेल. हमको तो सेल प्राइस से मतलब है ना. यहाँ पे कितने में बेच रहा? 400 रुपए के गुड्स बेच रहा है इंडस्ट्री बी को, 200 रुपए के गुड्स बेच रहा है इंडस्ट्री सी को, प्लस 200, और 1000 रुपए का क्या किया? खुद कंज्यूम कर लिया. तो यहाँ खुद कंज्यूम किया इंक्लूड करते क्या? सेल्फ कंजम्पशन. हाँ, कल ही बोला था सर इंक्लूड करना पड़ेगा. तो टोटल सेल कितना हो गया इसका? 1600. इसका कुछ कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? कहां से आया? इंपोर्ट. सर इंपोर्ट लेंगे क्या? हाँ लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? कॉस्ट लगी कि नहीं लगी उसको? बिल्कुल लेंगे, 100. तो इसका कितना वैल्यू एडेड होगा? वैल्यू एडेड 1500. सिंपल. समझ आया नहीं आया? कुछ नया नहीं है, वैल्यू एडिशन निकाल रहे हैं हम लोग. वह टोटल फाइनल आउटपुट की वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सिंपल. चलो बी ने क्या किया? बी सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 500 टू इंडस्ट्री सी एंड गुड्स वर्थ रुपीज 800 फॉर प्राइवेट कंजम्पशन. बराबर है. कितना हुआ दोस्तों ये? 1300. कुछ माइनस करूं? हाँ, किससे लिया था? सर ए से लिया था ना 400 रुपए के, माइनस कर दो. बचेगा कितना? नहीं, 1300 में से 400 गए, 900 बच जाते हैं. अब सी ने क्या किया? सी सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 600 टू प्राइवेट कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट गुड्स वैल्यू एडेड एट 500. पकड़ते हैं क्या एक्सपोर्ट को हम? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग तो यही हुआ ना. कितना? 600 प्लस 500, टोटल हो गया 1100. कुछ कंजम्पशन किया था इसमें. हाँ, ए ने इसको 200 रुपए का माल दिया था, बी ने कितना दिया? 500 रुपए का माल. टोटल कितना हो गया? 700 रुपीज. तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 400. तो अब मेरी ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी आएंगी? 2800. ये मेरी क्या हो गई? ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलो एट मार्केट प्राइस, या मैं बोलू जीडीपी एट मार्केट प्राइस. हा कि ना? यहां डाउट है क्या बेटा? तो अभी पूछ लो. और कुछ डेटा दिया हुआ है? हाँ दिया है ना. डेप्रीसिएशन कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर. अब ये 100 लिखा है, मतलब ये किसकी है? ए बी सी किसकी है? कि सबकी मिला के टोटल डेप्रीसिएशन दिया है? सबका मिला के, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया था सपोज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी. इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है. ठीक है, तो कितना हुआ? 100 रुपए डेप्रीसिएशन मुझे दिया हुआ है. Government realizes indirect taxes of the value of rupees 100, subsidies paid by government 50. मतलब net indirect taxes कितना हुआ? 100 minus 50, that is 50. और कुछ दिया है उसके अलावा? नहीं, हमको कुछ नहीं दिया. हमको डेप्रिसिएशन दे दिया, हमको ये दे दिया. अब हमारे पास वो नहीं है क्या, क्या बोलते हैं उसको, हमको अपना NFI के बारे में कुछ दिया नहीं है. मतलब क्या पकड़ू उसको? पक्का? चलो. हाँ, इंपोर्ट मतलब NFI होता. NFI का मतलब क्या? क्या पढ़ा था NFI? देखो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट NFI नहीं बोल सकते आप. पहले तो एक चीज समझ लो. इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब मेरी जरूरत की चीज मैं यहां इंपोर्ट कर रहा हूं और मैंने उसके कुछ तो भी गुड्स बना के बेचा, बस इतना ही प्रोडक्शन में यूज किया. NFAI का मतलब टोटल अमाउंट अर्न्ड, कितना कमाया. तो गुड्स लाया वो कमाई हो गई क्या? नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है. टोटल अमाउंट अर्न बाय कंट्री सिटीजन एंड फर्म ऑपरेटिंग अब्रॉड. बाहर काम करके हमने कुछ लेके आए, कमाई किए हमने बाहर से. ठीक है, वही काम कर रहे थे हम और वहां से हमने कुछ कमाई करके पैसा यहां लेके आए. और ये होता है टोटल अमाउंट अर्न बाय फॉरेन सिटीजन एंड फॉरेन फर्म ऑपरेटिंग इन दैट कंट्री. अब इसका आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. सैमसंग इंडिया लिमिटेड का नाम सुना है?
सैमसंग इंडिया लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ सैमसंग इनकॉर्पोरेशन यूएसए, ठीक है। अब अगर सैमसंग इंडिया लिमिटेड यहां 10,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाती है, तो क्या ये सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को 8,000 करोड़ का प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकती है? इसमें कोई रोकेगा उनको? इंटर ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर कर सकती है। होल्डिंग कंपनी कहां की इनकॉर्पोरेशन है और सब्सिडरी का कहां इनकॉर्पोरेशन है? अमाउंट अर्न बाय फॉरेन फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, ये लेकर चले गए वो लोग। तो हम भी कुछ होशियार होंगे। विप्रो, इन्फोसिस यहां भी ऑपरेट करती है, अवर कंट्री की कंपनी है और यूएसए से रेवेन्यू लाती है। तो वहां अगर उन्होंने कोई कंपनी बनाई होगी विप्रो इनकॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी कराया होगा और वो वहां कुछ रेवेन्यू करा के यहाँ होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करते, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी बात कर रहे हैं एनएफआई। ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में? नहीं, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा भैया, ठीक है, कोई बात नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, दिया रहेगा तो देखेंगे। अभी क्या हुआ? 2800 रुपए क्या आया दोस्तों आपका? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दैट इज आई कैन कॉल इट जीडीपी। इसी को मैं जीएनपी भी बोल सकता हूं क्या? क्यों सर? इसके अंदर हम क्या करते? एनएफआई ऐड करते तो ये निकल के आता, तो जीडीपी 2800 प्लस ये 0, तो ये क्या निकल के आएगा? हा की ना? तो मेरे पास फिगर आ गया जीएनपी एट मार्केट प्राइस। कितना हो गया दोस्तों? ये 2800। अब क्या करूं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? 100 माइनस सब्सिडीज ऑफ ₹50, यानी कितना माइनस करूं? 50। तो ये 2750 जो निकल के आएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे कहां जाना है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जाना है कि नहीं जाना है? हाँ जाना है। तो बोलो क्या करूं? माइनस डेप्रिसिएशन, फिगर दिया है कितना है? हाँ 100, डेप्रिसिएशन 100। तो एनएनपीएफसी क्या आ गया मेरा? 2650। ये क्या हुआ? हाँ कि ना? अब ये क्वेश्चन में और पूछा क्या क्या अपन ने, वो तो देखा ही नहीं। पहले अपने से पूछा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, निकाला क्या अपन ने? हाँ ये निकाल लिया है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। दूसरा अपने से पूछा है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, निकाला क्या? हाँ ये भी निकाला सर, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरा पूछा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, निकाला क्या अपन ने? नहीं निकाला। और चौथा पूछा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो निकाला है? हाँ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला है। अब मुझे क्या निकालना है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये मेरा बचा है। बोलो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ बढ़ना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करूं कि लेस करूं? प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितना है भैया आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस? नेट 50। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2700। ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये चौथी चीज और ये तीसरी चीज है जो आप लोगों को पूछी हुई है और अपन ने ये निकाल लिया। हाँ कि ना? ठीक है। अब ये जो निकाला है ना एग्जाम में, इसको डब्बे में बना देना। ऐसा एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि भैया जो हमने पूछा है वो हम निकाल के दे रहे हैं। 4 मार्क के लिए आएगा, चारों चीज सही निकालोगे 1-1 मार्क सब पे मिल जाएंगे, और नहीं निकालोगे तो गड़बड़। और उसको तकलीफ नहीं देना, ढूंढने के लिए उसको तकलीफ नहीं देना, अपन ने डब्बा बना देना, ये लो आंसर। नहीं ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। उसने इंपोर्ट किया 100 का, और कुछ तो भी किया होगा जिसकी जानकारी हमको दी नहीं है, 400 में बेच दिया, बस इतनी जानकारी है। हाँ हाँ तो वही निकाला ना बेटा, 1500 ही तो निकाला। क्यों होना चाहिए बेटा 1400? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ली। 100 वाला माल 400 में बेचा तो वैल्यू एडेड कितना हुआ? 300 प्लस 200 भी पकड़ू? क्यों 100 पकड़ू? कैसे बात बोल सकते हैं कि 100 के माल में से ही? अच्छा है ना, आपका कहना है 100 का माल ही 400 में बेच दिया ना, 2 बार सेल कर रहा है एक ही माल की? 100 वाले माल की 2 बार सेल कर रहा? एक ही जमीन 2 लोगों को बेच सकते क्या? क्वेश्चन तो पढ़ो अच्छे से। 100 का ही इंपोर्ट किया है बस,
और गुड्स बेचा 400 के इंडस्ट्री बी को, 200 के इंडस्ट्री सी को। तो पूरे 100 के अगर एक को दिया होगा तो सी इंडस्ट्री क्यों पैसा देंगी उसको? आपको ऐसा लग रहा 100 के 2 बार लिया और उसको इतने में दिया, उसको ऐसा नहीं है। क्वेश्चन तो पढ़ो यार। इंटरप्रिटेशन स्किल, 3 चीज बोलते हैं ना शर्मा सर, उसमें से दूसरा यही है। नहीं अच्छा है, ये जो तकलीफ है, कोई भी डाउट रहे बेटा चिल्लर से चिल्लर भी रहे पूछ लेना। यहां पे निकल जाए तो ठीक है, एग्जाम में तकलीफ नहीं जाएंगी, नहीं तो एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा। यहीं लगा लो जितना लगाना है, चिल्लर से चिल्लर पूछ लो। और उसके बाद भी ऐसा कुछ लगता है तो क्लास के बाद आके पूछ लेना। डाउट पूछने के लिए मैं कभी मना नहीं करता और ना कभी गुस्सा करता। ये जो लोग पढ़े हैं मेरे से उनको मालूम है मैंने कितने डाउट्स क्लियर किए। कभी भी पूछ लेना बिंदास, जो नहीं पढ़े उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है? समझा गया ये क्वेश्चन? ये बताओ पहले, पक्का? नहीं समझा ना? हाँ, नहीं समझा ऐसा कर देना। चल आगे चले। तब एक काम करते क्या, थर्ड वाला सॉल्व कर लेते क्या मेरे लिए? कर लिए क्या? हाँ नहीं, वो एक साथ नहीं, बाकी करो ना, करो प्लीज, यही पे करो, घर पे कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। अच्छा, जो फिगर नहीं दिया है ना, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना, नहीं दिया है तो 0 मान के आगे बढ़ जाने का, ठीक है? सॉल्व करो थर्ड वाला क्वेश्चन। आंसर नहीं देखना, जो आंसर देखेगा उसको पाप लगेगा, ठीक है? आंसर नहीं देखना, मैं देखूंगा चलेगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको ना मॉड्यूल से, ना इधर से, ना उधर से कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे, आपके मॉड्यूल के भी यहीं पे पकड़ लिए हैं सब, और आपके जो मॉक टेस्ट पेपर है उसको भी ले लिया है। आपको कुछ घर पे एक्स्ट्रा रजिस्टर निकालो ना यार। मैंने बोला ना 20 पैसे का पेज खराब करो अपना, वो कर ही नहीं रहा, आपने ऐसे ही कर दिया। ऐसा नहीं होता, एग्जाम में भी ऐसे दिमाग में कर लोगे क्या फिर? हाँ सर हो गया, ऐसा नहीं है, ईमानदारी से करो। थोड़ा उल्टा पूछा है, डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है ना? निकाल सकते हैं हम। ग्रॉस प्रोडक्ट और नेट मिल जाए तो दोनों को माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन आ जाता, उसमें क्या है? आ गया? सही है, चेक कर लो जिसका आगे सही है। आसान है, इससे आसान क्या पूछेंगे यार आप लोगों को यार। और पता है आपको, ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, जब आपको एग्जाम के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, तो ये जितने कर रहे हैं इससे भी आसान है जो एग्जाम में आए। पिछले बार एक क्वेश्चन तो 3 मार्क का ऐसा आया था कि नर्सरी के बच्चे को अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा दो तो वो भी सॉल्व कर ले, सच्ची। आप देखोगे ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव पे आया था इतना। आपको तो ये मालूम है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ये समझता ना? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलरेडी इक्वल टू 1। एक फिगर दिया है, दूसरा निकालना है बस। अब 2 या 3 मार्क के लिए है, मुझे याद नहीं है। अब इससे आसान और क्या पूछेंगे आप? ठीक है चलो, 10 मार्क्स के इलुस्ट्रेशंस आते हैं। ये 10 में से हमको पूरे 10 लेना है। सिंपल आते, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते। यहां अगर हमने 10 पक्के कर लिए ना, तो बचे 30 में से कैसे भी हम 20 मार्क तो ले ही लेंगे। तो 40 में से 30 मिल गया, हो गया ना बहुत। और कितने होना आपको? ठीक है, चलिए चलो, सबको आ गया कि सॉल्व करूं? एनीबडी वांट दैट आई शुड सॉल्व हियर? एक भी जना बोलेगा तो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया आंसर? नहीं आया? पक्का? शर्म की बात नहीं, उसमें कोई पूछने क्या। मेरे को भी नहीं आता था जब मैं पढ़ाई करता था ना, आप जैसे मेरे को भी कुछ समझता ही नहीं था। मैं भी साइंस वाला था, क्या पढ़ा रहे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन ठीक है समझ गया। एनीबडी? पवन? नहीं? पक्का यार, आप कल नहीं दिखे थे, आप आए थे क्या? चलिए 4th पे आ जाऊं। 4th एक बार सॉल्व करते क्या? कोशिश करो, थोड़ा अलग टाइप का कोशिश करो। देखो जमता तो ठीक, नहीं तो मैं तो हुई। आंसर नहीं देखना, लेकिन
वही नेशनल इनकम निकालनी है आपको। लेकिन इसमें दो चीजें, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का खेल है, यानी आपका जो पर्सनल इनकम टैक्सेस है उसको हटाने वाला काम है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, देखो क्या हो, समझ में आता क्या। और कभी भी ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले वो देख लेना, नहीं तो पूछा कुछ है और अब निकाल कुछ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, मतलब ये क्या हुआ, नेशनल इनकम पक्का। NNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम, यानी सीधा हमको नेशनल इनकम कितनी दे दी, 1900, ये गिवन है, ठीक है, गिवन फिगर। और क्या बोलता है, देर इज नो इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड टू फर्म और गवर्नमेंट, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, और बाय फर्म गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट आना जाना नहीं हुआ है, ठीक है। द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फर्म ऑफ द हाउस होल्ड इज 1200, यानी क्या दिया आपको, PDI, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 1200, इसमें से कुछ तो भी माइनस करते तो कुछ तो भी आता है ना, यस और नो, क्या माइनस करते इसमें से ये भी बता दो। पर्सनल इनकम टैक्स, पूरा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स, ऐसा बोलने की आदत डाल दो, ठीक है, चलो लिख लिया। द पर्सनल टैक्सेस पेड बाय देम इज 600 करोड़, अरे वाह, ये 600 है, इसका मतलब अगर इस पे आना है तो ये कितना हो जाएगा, 1800 होगा भाई। पर्सनल इनकम इतना हो गया, इसमें से इनकम टैक्स 600 चले गए, तो बचा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 1200। किसी को इसमें प्रॉब्लम है, उल्टा चलना पड़ा हमको, क्योंकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमको दिया है, पर्सनल इनकम टैक्स दिए, इनकम टैक्स माइनस करने के बाद डिस्पोजेबल इनकम आती है, बराबर है। तो हमको अगर पर्सनल इनकम निकालना है तो डिस्पोजेबल इनकम में इनकम टैक्स को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा पर्सनल इनकम, यस और नो, ये पर्सनल इनकम ऐसे आई, चलो ठीक है। द पर्सनल इनकम टैक्स पेड, हाँ ये हो गया। द वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फर्म एंड गवर्नमेंट इज वैल्यूड एट 200। एक सेकेंड, ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, कल पढ़ाया था, ये यहां पे पढ़ाया था, ये दिख रहा है यहां पे रिटेन्ड अर्निंग के बारे में थोड़ा। इंडिविजुअल ओनली रिसीव द डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय फर्म। मतलब हुआ क्या, रिटेन्ड अर्निंग यानी पर्सनल इनकम में नहीं आई है, वो पर्सनल इनकम में जाने ही नहीं दिया उसने खुद अपने पास रख लिया। लेकिन वो जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, चलो ठीक है, कोई डाउट। अभी चलते आगे, और कुछ दिया है क्या, रिटेन्ड अर्निंग दिया है हमको 200, इसको साइड में लिख देता हूं, रिटेन्ड अर्निंग 200 लिख देते हैं, देखते क्या होता है। और क्या दिया है, what is the value of transfer payments made by government and firm to the household। ट्रांसफर पेमेंट पर्सनल इनकम में आते हैं कि नहीं आते हैं, आते, ट्रांसफर पेमेंट आते ना पर्सनल इनकम में। देखो सुनो, अपना जीडीपी निकालते अपन पहले, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता, जो फालतू में दिया, अगर हिंदी में बोलूं तो भीख में दिया। जैसे भाई पेंशन मिलती, कुछ करना पड़ता है कि उसके लिए नहीं करना पड़ता, स्कॉलरशिप मिलती, कुछ करना, हाँ सर पढ़ाई करना पड़ता ना, ठीक है वो चीज अलग है, कुछ स्कॉलरशिप दिया, कुछ करा नहीं किया, आपको ये क्या कहते हैं, कोई फ्लड आ गया तो मुआवजा मिला, तो इसके लिए कुछ करना पड़ा क्या, नहीं, दीज आर ट्रांसफर पेमेंट, जिसके बदले में आपने कुछ नहीं किया। तो ये जीडीपी में आएगा क्या, लेकिन पर्सनल इनकम में आएगा, हाँ ये कल बताया ना, देखो ना, certain incomes are paid but not earned and are not included in national income। ट्रांसफर पेमेंट
नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन पर्सनल इनकम तो है कि नहीं है। यानी ये जो अभी हम देख रहे थे, ये पर्सनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूडेड है, पक्का है। और ये इसके अंदर है क्या, इंक्लूडेड है क्या, नहीं। यानी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है और मुझे यहां से यहां पे जानना है, तो मुझे ट्रांसफर पेमेंट ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दिया है क्या ट्रांसफर पेमेंट का फिगर, सर वही तो निकालना है। ठीक है, अब नहीं दिया, देखते क्या करना। और कुछ दिया है क्या, ये रिटेन अर्निंग नाम की एक चीज दी हुई है। ये रिटेन अर्निंग क्या होता है, कंपनी जो कमाई है वो बांटी नहीं है लोगों को, पर्सनल इनकम लोगों की नहीं दी है। मतलब इस पर्सनल इनकम में रिटेन्ड अर्निंग इंक्लूड है क्या, नहीं, यानी इसके अंदर से माइनस करी हुई है। लेकिन इस नेशनल इनकम में रिटेन्ड अर्निंग इंक्लूडेड है क्या, हाँ कि ना, है। सर इसके अंदर ये 1900 में ये 200 रुपए इंक्लूडेड है, 1900 में 200 इंक्लूडेड है। और मुझे कहां पे आना है, पर्सनल इनकम पे, समझा। मुझे नेशनल इनकम दी है, इसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और पर्सनल इनकम में रिटेन्ड अर्निंग नहीं रहती है इंक्लूड, तो मुझे नेशनल इनकम से रिटेन्ड अर्निंग हटाना पड़ेगा, तब जाके मैं पर्सनल इनकम पे आऊंगा। हाँ कि ना, यहां कोई डाउट है? मुझे नेशनल इनकम दिया हुआ है, इसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग ली हुई है, क्योंकि कंपनी ने जो कमाया वो तो नेशनल इनकम में आ ही गया। लेकिन मैंने पर्सनल इंडिविजुअल को बांटा क्या, नहीं बांटा। तो नेशनल इनकम से मुझे अगर पर्सनल इनकम निकालनी है तो मुझे रिटेन्ड अर्निंग हटानी पड़ेंगी कि नहीं हटानी पड़ेंगी। भाई 100 रुपए कमाए, 20 रुपए घर पे ही रख लिए, तो लोगों को कितने बांटे, 80 रुपए। ये क्या हो गई मेरी रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अब इस पर्सनल नेशनल इनकम में से रिटेन्ड अर्निंग हटाना पड़ेगा। मैं बार बार आए लिख रहा, सॉरी, ये है रिटेन्ड अर्निंग हटाना पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, 200। 1900 में से 200 हटाए तो 1800 नहीं आता, लेकिन 1800 का फिगर दिया है, तो क्या हो गया ट्रांसफर पेमेंट 100। 1900 प्लस ट्रांसफर पेमेंट 100 का 2000 माइनस रिटेन्ड अर्निंग 200, फिगर आया 1800। यानी ये क्या हो गया मेरा, बोलते हैं ना इंग्लिश में बैलेंसिंग फिगर। थोड़ा उल्टा था, थोड़ा सा उल्टा था, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो ये आसान है। कंसेप्ट क्या है, सिंपल कंसेप्ट ये है, नेशनल इनकम में क्या रहता है, रिटेन्ड अर्निंग रहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट नहीं रहता। पर्सनल इनकम में क्या रहता है, ट्रांसफर पेमेंट रहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग नहीं रहता। कल ये जो पढ़ाया पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, ये दिख रहा, ये और ये इस पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीबडी, कोई भी तरह का डाउट। चलू आगे, पक्का, चलो फिर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ये भी अपने वाला ही क्वेश्चन है, लो निकालो, बहुत आसान है। ये करो आप लोग सॉल्व, ये सॉल्व होना चाहिए। पिछला जो क्वेश्चन करा है उससे थोड़ा सा लिंक्ड है, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू दैट। पांच मिनट है आपके पास। जब मैं सॉल्व करने का बोलता तो सीरियसली सॉल्व करो, एक बार अपने दिमाग को रब करके देखो। डायरेक्ट एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट ही दिया है ना, यानी वो इनडायरेक्ट एक्सेस वाला झंझट यहाँ पे है ही नहीं।
और कैलकुलेट हमको सिर्फ दो चीज करना है दोस्तों, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसके अलावा कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। पर्सनल इनकम पे आने के लिए सबसे पहले नेशनल इनकम होना बहुत जरूरी है ना? तभी नेशनल से हम पर्सनल पे आएंगे, फिर पर्सनल से पर्सनल डिस्पोजेबल पे आएंगे। सबसे पहले नेशनल इनकम निकाल लो। व्हाट इज योर नेशनल इनकम? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क कैसे मिटाते हैं आप? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दे दिया है। यस और नो? तो सबसे पहला कैलकुलेशन क्या होगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 8000, ये ना? हाँ। इसमें क्या करूं आप बताओ, क्या ऐड करूं? प्लस पूरा बोलो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? अब मेरा क्या निकल के आएगा इससे? इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, कितना हो गया? अब आगे का कैलकुलेशन आप बताओगे, क्या ऐड करूं और क्या लेस करूं, और जिससे मेरा निकल के आए पर्सनल इनकम, और इसमें से क्या लेस करूं जिसमें से मेरा निकल के आए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आपको ही बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तो बोलो ना, क्या क्या कितना फिगर माइनस करूं इसमें से? टोटल बताओ, ऐसे हवा में मत बोलो। एक 1500 माइनस और 300 प्लस, पक्का? 300 क्या है आपका? सर ट्रांसफर इनकम। व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम। ट्रांसफर, क्योंकि आपने कुछ प्रोड्यूस तो किया नहीं, फुकट में दिया, बट दिस ट्रांसफर इनकम इज इंक्लूडेड इन दिस पर्सनल इनकम। यानी यहां पे इंक्लूड करना है, और यहां पे इंक्लूड नहीं किया है, नहीं किया है तो कर दो भैया। ठीक है, ऐड करो। कौन सी? ट्रांसफर इनकम। कितनी दी हुई है? 300। चलो ठीक है, कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, वो चीज माइनस करनी पड़ेगी जो यहां पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है और यहां पे नहीं थी। क्या लिखा है वो? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स 1000 प्लस 500। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? जो कॉर्पोरेट्स ने प्रॉफिट कमाया उसको रिटेन करके रख लिया, लोगों में नहीं बांटा। मतलब इसके अंदर इंक्लूडेड है, किसमें? नेशनल इनकम में वो इंक्लूड हुआ है, लेकिन पर्सनल इनकम में वो इंक्लूड नहीं होता है। चलो ठीक है। और दूसरी चीज ली है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो प्रॉफिट आप कमाते हो उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे देते हो। वो लोगों को दिया क्या आपने? नहीं। पर्सनल इनकम हुई क्या? वो नहीं हुई। यानी ये दोनों चीजें इस फिगर में इंक्लूडेड है, बट इस फिगर में मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, तो यहां इंक्लूड किया हुआ है तो हटा दो। कैसे? क्या? कितना? 1500। कैसे आया? 1000 रुपीज रिटेन्ड अर्निंग प्लस 500 रुपीज कॉर्पोरेट टैक्सेस। समझा? अब कितना होगा? 300 प्लस 8500, 1500 माइनस कितना हो गया? 7000। ये फिगर आएगा 7000। अब इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। यस। कौन सा टैक्स? पर्सनल टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। कितने दिए? 500। दिस इज माई पर्सनल टैक्सेस। तो क्या आंसर आएगा? 6500। पर्सनल इनकम इज 7000, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज 6500। समझ आया ये क्वेश्चन दोस्तों? एग्जाम में इससे आसान आएंगे, अभी बता रहा हूं। ये तो मैं अच्छे लेवल के करा रहा हूं, फिर भी समझ देखोगे। एग्जाम के क्वेश्चन भी करेंगे तो आप बोलोगे वाह क्या बात। कॉर्पोरेट टैक्सेस कैसे डिडक्टेड रहेगा बेटा? आप बताओ कि कहां से डिडक्टेड रहेगा? नेशनल इनकम में से? नहीं रहता। नेशनल इनकम हम ग्रॉस लेते हैं, नेट में हम सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, बाकी और कुछ भी माइनस नहीं करते हैं। और जो भी हमारा कंपनी का प्रॉफिट आता है उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स पे किया जाता है। जो भी हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो बेचने के बाद जो प्राइस आता है, खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट आता है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स दिया जाता है। इट इज द लास्ट फिगर। तो इसीलिए जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कॉर्पोरेट टैक्स आने का सवाल ही नहीं उठता। हमको यहाँ वैल्यूएशन पढ़ना है। अभी हम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड पे आए ही नहीं है। हमको चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, देखो लॉस होगा तो टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा ना।
लेकिन कुछ वैल्यू तो मैंने प्रोड्यूस किया कि नहीं किया। तो मैं यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैंने क्या प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं। सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट लॉस, इनकी बात मैं अगले 2 मेथड में करने वाला हूं। इसलिए अभी टैक्सेशन तो दिया नहीं दिया मतलब वो बाद में ही रहेगा, पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो कितना प्रोडक्शन हुआ उसकी बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? और पर्सनल टैक्सेस और कॉर्पोरेट टैक्सेस तो वैसे ही अलग अलग चीज है। कॉर्पोरेट जो कंपनीज को देना पड़ता, पर्सनल टैक्सेस वो होता जो हमारी पर्सनल इनकम में से जाता। अरे समझा क्या साइंस वालों पर्टिकुलरली? इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड क्या होगा सोचो। पर्सनल इनकम, हाँ सही पूछे, मैं वही सोच रहा क्यों नहीं पूछा। वो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों सेम है, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, ये तो समझ गए। लेकिन अब सोचो इंटरेस्ट रिसीव बाय हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड यानी हमारी पर्सनल इनकम जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए। साथ ही हमने उनका इंटरेस्ट पे भी किया, तो जितना आई इनकम उतनी चली भी गई, तो माइनस भी करना चाहिए। अगर ये फिगर सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता, तो इंटरेस्ट जो रिसीव्ड है उसको ऐड करते, इंटरेस्ट जो पेड है उसको माइनस करते, तो फिर तब हमारी पर्सनल इनकम निकल के आती। हाँ बिल्कुल लेंगे, लेकिन फिगर अलग अलग रहेगा तो, क्योंकि जो हमारी पर्सनल इनकम है उसके अंदर हमारी लिखा है ना हाउस होल्ड वर्ड यूज किया है, इसका मतलब हमारी पर्सनल इनकम होगी, कंपनी से रिलेटेड नहीं। बराबर है? चलू आगे। अब एक काम करो ना, 6th वाला करके देखो ना प्लीज, लास्ट है बस आज के लिए, इतना ही लास्ट। इस टाइम और पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स लास्ट। कितने लोग बाहर से हो यहाँ पे, मतलब बाहर से यानी हॉस्टल में रह रहे? बाप रे इतने सारे, तो घर जाने की जल्दी होंगी आप लोगों को। हाँ फिर भी अगस्त में ही जा पाओगे आप लोग अपने घर, है ना? करो सॉल्व कर की याद आ गई, सॉल्व करो। एक बार सॉल्व तो करके देखो कैसा लग रहा, पता चलता है। करो ना बेटा, करो ना, सॉल्व करो ना, क्यों ऐसे कर रहे हो? सिंगल डे के बारे में दिया, वो एक दिन का हिसाब किताब पूछा है बस, और कुछ नहीं पूछा। आसान है। करो ना, हो गया क्या? क्यों नहीं करते सॉल्व? हो गया, देख के समझ गया? समझ गया तो अच्छी बात है। पांच चीजें निकाल ली, 5 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन अगर आया तो। जीडीपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सीधा सीधा दिया हुआ है, एकदम सीधा क्वेश्चन है। आया क्या आंसर? सही आया? रिटेन अर्निंग में कंफ्यूज नहीं हुए आप? यहां रिटेन अर्निंग नाम की कोई चीज काम करेंगी क्या? सर एक ही आदमी है, खुद के ही पैसे ये जेब में रखे क्या कहीं भी रखे, बात तो एक ही है ना। पर्सनल दिया हुआ है, कोई कंपनी नहीं दी हुई है, ठीक है। एक दिन के अंदर राम क्या करता, 500 रुपए उसको आते, मजदूरी किया बेचारे ने, उसको 500 रुपए आए। 500 रुपए में उसने क्या किया, जो इक्विपमेंट वो यूज करता है वो 50 रुपए से डेप्रिशिएट हुई, मतलब मेरा टोटल रेवेन्यू 500 है, इसमें मेरा डेप्रिसिएशन जो है ये 50 है। बचे कितने? 450। कोई बात नहीं, 450 बचने के बाद इसमें से वो क्या करता है, ये राजू लिखा है ना उसको राम कर दो,
वो गलती हो गई है। इसके बाद मेरा जीएसटी कितना है, जीएसटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट एक्सेस, कितना दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस दिया हुआ है 30, और घर पे कितने ले जा रहा बोलते हैं, इसके बाद बचते 420, 30 जाने के बाद 420 बच गए, और 200 रुपए क्या किया, घर लेकर गया, और 220 रुपए इंप्रूवमेंट के लिए रख दिया, रिटेन कर लिया। तो ये रिटेन किया मतलब कहीं और थोड़ी रखा है, क्या करे सही बार बार। तो रिटेन अर्निंग मतलब क्या क्या है, घर में रखूं कि कहीं भी रखूं, बात तो एक ही है ना, संभाल के रख दिया, लेकिन है तो मेरे ही पैसे, ठीक है। चलिए अब मुझे ये 500 दिया है, इसको मैं क्या बोलूं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कितना 500। एनएफआई नाम की कोई चीज है, मतलब दिस विल बी जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यस और नो। इसमें से मैं अगर डेप्रीसिएशन हटा दूं, लेस डेप्रीसिएशन कितना है 50, तो आंसर क्या आएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कितना आया 450। इसमें से मैं अगर नेट इनडायरेक्ट एक्सेस हटा दूं जो कि 30 दिए हुए हैं, तो आंसर आएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, कितना हुआ 420। मुझे जीडीपी एट मार्केट, जीडीपी पूछा है निकाल दिया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस पूछा है निकाल दिया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पूछा है ये भी निकाल दिया, 3 फिगर आ गए। अब क्या पूछ रहा है, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बोलो पर्सनल इनकम कितनी होंगी, तो ये ही पर्सनल इनकम होगी, ना कुछ ऐड करना है ना कुछ लेस करना है। कितना आता है 420, और कुछ करूं, हाँ पर्सनल टैक्सेस दिया है क्या, यस, पर्सनल इनकम टैक्स फ्रॉम इस इनकम 20, दैट मीन्स पर्सनल इनकम minus personal tax 20, and this 400 will be personal disposable income। समझ आया क्या, हाँ कि ना, चलो थैंक यू। अभी एक क्वेश्चन और दिया है 7th वाला, लेकिन उसके लिए पहले 2 मेथड पढ़नी पड़ेंगे। चलिए आ जाए इनकम मेथड पे। अभी तक सिर्फ प्रोडक्शन की बात करी थी, अब हम बात करेंगे दोस्तों इनकम मेथड की, छोटी सी प्यारी सी सिंपल सी मेथड, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक चीज इसमें कॉम्प्लिकेटेड है जो समझना पड़ेगा, बाकी कुछ। अब इस इनकम मेथड के 3 नाम है, इस इनकम मेथड के 3 नाम दिए हुए हैं, दिख रहा क्या, पेज नंबर निकालो आपकी बुक में, जो भी है कहा जहां भी दी हुई है। वॉट ऑल्सो नोन एज फैक्टर इनकम मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, 3 नाम दिए। बार बार फैक्टर्स की बात कर रहा है, यानी किस कौन से फैक्टर्स की बात कर रहा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले तो बता दो, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड के बदले क्या मिलता, रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता, प्रॉफिट। तो ये 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। यहां लिख देता हूं मैं, लिखना क्या लिखा हुआ है ये देखो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। क्या पढ़ रहे हम, ये इनकम मेथड पढ़ रहे दोस्तों, इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब कितनी इनकम हुई, किसको हुई, लोगों को, किसने दिया, बिजनेस वालों ने दिया। मान लीजिए मैं बिजनेस वाला हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने गुड सर्विस प्रोड्यूस किए, तो जितने रुपए के भी मैंने गुड सर्विस प्रोड्यूस किए हैं, मैंने उतने पैसे आप लोगों को बांटे होंगे कि नहीं बांटे होंगे, और आप लोगों को मैंने जितने पैसे बांटे, आप लोगों को मैंने जितने पैसे बांटे, उसमें उसकी टोटल मारूंगा, वो मेरी हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस मैं अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा, और दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द सेल प्राइस, और इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर जोड़ दूं तो मार्केट प्राइस निकल के आएगा, हाँ कि ना। मैं फिर से बताता हूं, मैंने ये गुड्स आप लोगों से प्रोड्यूस करवाए, मैंने मटेरियल खरीदा 100 रुपए में, लेबर को 100 रुपए दिया, रेंट मैंने 100 रुपए का पे किया, इंटरेस्ट भी मैंने 100 रुपए दिए, हाँ कि ना। तो टोटल मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई 400। अब कॉस्ट में बेच दूंगा क्या, नहीं, क्या करूंगा, प्रॉफिट जोड़ूंगा, जो कि प्रॉफिट किसको मिलता, मुझे, मेरी इनकम है ना, प्रॉफिट में जोड़ूंगा कितना 100 रुपया। जस्ट इमेजिन ये 500 रुपए में बेच दूंगा क्या, दिस विल बी माई प्राइस, सेलिंग प्राइस, बट इस सेलिंग प्राइस में एक इनडायरेक्ट टैक्स नाम की चीज जोड़ना पड़ेगा, तब जाके निकल के आएगा। मान लो ये भी 100 है,
अब जाके निकल के आया मार्केट प्राइस, हा कि ना? पक्का? तो अगर मैं आगे जाता ही नहीं हूं, इधर जाता ही नहीं, मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में पकड़ता ही नहीं हूं, आगे जाता ही नहीं हूं और इनकी टोटल मारता हूं, तो ये जो फिगर निकल के आएगा दोस्तों, ये फैक्टर कॉस्ट रहेगा कि मार्केट प्राइस रहेगा? अरे ये फिगर, इस फिगर की बात कर रहा हूं, 500 फैक्टर कॉस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने किया है क्या, फैक्टर्स की टोटल मारी। कौन से फैक्टर? रेंट ले लिया, कैपिटल रेंट ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, वेजेस ले लिया और मैंने अपना प्रॉफिट भी पकड़ दिया, हाँ कि ना? सब फैक्टर्स की टोटल मारी है। उसके बाद जाके इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, वो उसके बाद जो आता है हमारा, वो मार्केट प्राइस आता है। मार्केट में कितने में बिक रहा है, तो मार्केट में जितने में बिकता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है, और मार्केट में जो बिक रहा है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है। लेकिन मुझे यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट यहीं तक जाना है, मुझे इन चीज को पकड़ना ही नहीं है, इनको मैं जाने देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पे आता हूं तो इस फिगर को मैं क्या कहूंगा? इस फिगर जो भी मैं कहूंगा, ये मार्केट प्राइस रहेगा कि फैक्टर कॉस्ट रहेगा, ये सवाल। तो ये रहेगा आपका फैक्टर कॉस्ट। यानी ये मेथड से जो निकल के आएगा ना, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कैलकुलेशन हमको दिया ही नहीं, हमको तो वैसे भी नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम के लिए हमको मार्केट प्राइस पे जाना पड़ता कि मार्केट प्राइस दिया है तो उल्टा फैक्टर कॉस्ट पे आना पड़ता? हमको तो फैक्टर कॉस्ट पे आना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन करने से अगर डायरेक्टली फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है तो गुड है कि बैड है? गुड, अच्छी बात है, आगे जाना ही नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई काम है क्या यहाँ पे? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का यहाँ कोई काम नहीं रहता है, बिकॉज इट इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब जो आपने लोगों को बांटा, जो भी आपने गुड्स प्रोड्यूस किए उसके कारण आपने लोगों को क्या बांटा। आई बात समझ में? ठीक है, आगे तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें क्या क्या आना चाहिए बिना देखे? वेजेस आने चाहिए, वेजेस आना चाहिए, रेंट आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, और भी कुछ चीजें हैं जो आनी चाहिए। सोच के जवाब दो, आपको क्या निकालना है? नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे इतना मालूम है फैक्टर कॉस्ट अपने आप आ जाएंगी और नेट अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं, आप तो यह इनकम जोड़ते जा रहे हो ना, डेप्रिसिएशन की बात क्यों कर रहे हैं अपन? लेकिन ये सब से निकल के आएगा मेरा डोमेस्टिक वाला हिसाब, हा कि ना? मुझे एक काम और करना है, मुझे नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है ना? एनडीपी से काम चलेगा क्या? नहीं, मुझे एनएनपी चाहिए, और एनएनपी अगर चाहिए तो एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हा कि ना? अब चलो, एक सवाल और मन में उठ सकता है कि सर इंडिविजुअल्स की सिर्फ यही इनकम रह सकती है क्या? इसके अलावा भी तो उसकी रह सकती है ना इनकम। भैया मैंने मजदूरी करी, सिर्फ यही इनकम रह सकती है मेरी? कोई और भी तो इनकम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंट, जस्ट इमेजिन क्या मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे हूं ना भैया, सच्ची हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं आप लोगों को सर्विस देता, देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेशनल इनकम पूरा इंक्लूड हो। मैंने आपको सर्विस दी, सर्विस मैंने 15,000 रुपए की दी, आपने मुझे 15,000 का पेमेंट कर दिया। ये सर्विस मैंने आपको देने के पहले मैंने मेरा ऑफिस बनाया था, ऑफिस में मैंने कैपिटल लगाया था, और वो कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया है ऑफिस के अंदर, मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए में ऑफिस पूरा बनाया, और तब आप मेरे बोर्ड लगाया, तब आप मेरे पास आए, आपने अपनी सर्विसेज ली और आपने मुझे 15,000 रुपए पेमेंट कर दिए। ये 15,000 हो गई वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ये तो मैंने यहां पे ले लिया, हाँ कि ना? अरे लिया कि नहीं लिया? मेरा प्रॉफिट है ना 15,000 रुपए, मैंने आपसे ले लिया। बट ये अगर पैसा मैं इसमें नहीं लगाता, किसमें? ऑफिस में 5 लाख, तो कहीं और इन्वेस्ट करता, कहीं और इन्वेस्ट करता तो कुछ आता कि नहीं आता? जैसे हम इम्प्यूटेड रेंट की बात कर रहे थे, खुद के घर में नहीं रहते तो कुछ और कहीं और रहते तो रेंट देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? वैसे ही अगर मैं ये पैसा ऑफिस में नहीं लगाता, कहीं और लगाता, तो कुछ कैपिटल का रेंट आता, इंटरेस्ट आता कि नहीं आता? आता। ठीक है, कैपिटल एलिमेंट भी मैंने लगाया है मेरी सर्विस देने में। क्या है मेरा कैपिटल? मेरा ऑफिस, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा। और लेबर एलिमेंट भी लगाया जिसके आपने मुझे पैसे दिए 15,000। अब ये 15,000 आपने किस चीज के दिए हैं?
मेरी सर्विसेज के, ये मैंने आपसे चार्ज किए। अब ये सर्विसेज जो मैंने आपको दी, इसके बदले मुझे कुछ खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये 15,000 में हो सकता है मैंने आर्टिकल असिस्टेंट रखा हो, उसको ही मुझे सैलरी देनी पड़ती है, जिसको ओवरहेड्स नहीं बोलते हम। इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ता है, मेरी जगह खुद की है, उसका मैंने अगर लोन लिया होगा तो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है, या अगर मैंने जगह खुद की है मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे इंटरेस्ट आता, हाँ कि ना? तो ऐसी चीजों को, जो ये इनकम हुई है मेरी 15,000, ये मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूं कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं? हाँ कि ना? तो इस इनकम को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज आ गई दोस्तों, कैपिटल एलिमेंट भी आया है और लेबर एलिमेंट भी आया है। मैंने आपसे 15,000 लिए, तो मैंने किस चीज के लिए होंगे? सिर्फ मेरी सर्विसेज के लिए क्या? कि कुछ मैं भैया मैंने जो इन्वेस्ट किया वो भी कॉस्ट में जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा? इतने की इलेक्ट्रिसिटी लग रही, इतने का आर्टिकल असिस्टेंट को सैलरी मार रहा हूं, और ये सब चीजें जो भी मैं चाय के इसके उसके पैसे पेमेंट करता हूं, मेरे ऑफिस का जो खर्चा है, उसी को जोड़ के ही मैं फीस लूंगा ना आपसे, कि नहीं लूंगा? जिसको हम हिडन कॉस्ट बोलो या ओवरहेड्स बोलो। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड जोड़ते कि नहीं जोड़ते? ओवरहेड डायरेक्ट दिखते नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और फिर आता है अपना ओवरहेड्स। तो ये सब चीजें ओवरहेड्स हो गई, ओवरहेड्स कॉस्ट में जुड़े जाते हैं। वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या ओवरहेड्स रहेंगे? ये सब जो मैंने आपको बोला। इसीलिए दो एलिमेंट आ गए, एक तो लेबर एलिमेंट, एक कैपिटल एलिमेंट। इस चीज को सेपरेट करना पॉसिबल है क्या कि 15,000 में से कितना लेबर है और कितना कैपिटल है? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको मिक्स्ड पकड़ लो। अगर आपने यहां पे कुछ नहीं जोड़ा है ऊपर, तो ये मिक्स्ड इनकम भी एक जोड़ लो, क्योंकि ये वो चीज है जो नेशनल इनकम में तो इंक्लूड नहीं हो रही, बट आपकी पर्सनल इनकम के अंदर इंक्लूड है, और आपको इनकम मेथड से हम चल रहे हैं, इसीलिए हमको ये चीज जोड़नी पड़ेगी नेशनल इनकम में। क्योंकि हम यहां पे कितना प्रोडक्शन हुआ उसकी बात ही नहीं कर रहे, हमने रास्ता बदल दिया। हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं? इनकम मेथड से। इनकम किसकी होती है? जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी या मैं खुद होऊंगा, या लेबर होऊंगा, या जिसको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, या रेंट। यस और नो? तो इन सब की टोटल में मारूंगा तो आएंगी मेरी फैक्टर इनकम, और ये हो गई मेरी इनकम मेथड। तो इनकम मेथड के अंदर मुझे मेरी मिक्स्ड इनकम भी पकड़नी पड़ेगी, जो मुझे एक्स्ट्रा में मिलती है, जिसमें लेबर और कैपिटल एलिमेंट बाइफरकेट करना पॉसिबल नहीं है। अब एक जो लिखा है इसको एक बार पढ़ो, देखिए ये समझ में आया? ये डब्बे को एक बार जान दो, नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ जो मैं बोल रहा था। वाइल अप्लाइंग दिस मेथड, केयर मस्ट बी टेकन टू इंक्लूड। ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे कभी दिया रहता है, कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, और सीधा सीधा आपको फिगर दिया रहेगा, ठीक है? टू इंक्लूड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इन केस वेयर, कहां कहां इंक्लूड करना है वो भी लिखा है। नंबर 1, इंडिविजुअल प्रोवाइड बोथ लेबर एंड कैपिटल सर्विस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन लेबर एलिमेंट and capital element of income. For example, doctors, chartered accountant, proprietors, lawyers, traders, etc. आप बाइफरगेट नहीं कर सकते कि लेबर एलिमेंट कितना और कैपिटल एलिमेंट कितना। और एक चीज का एग्जाम, जैसे यहाँ पे ट्रेडर के बारे में, प्रोप्राइटर के बारे में लिखा है, तो प्रोप्राइटर का आप कैपिटल एलिमेंट पता कर सकते हो, लेकिन लेबर एलिमेंट नहीं पता कर सकते। कैसे? मान लीजिए किराना शॉप है और उसमें कोई आदमी नहीं है, वो अकेला ही है। आप कुछ लेने गए तो वो क्या करेगा? खुद ही लाएगा, वजन करेगा, आपको बांध के दे देगा। यस और नो? तो इसमें कैपिटल एलिमेंट कितना हुआ? जो गुड्स की कॉस्ट है और वो जो दुकान उससे लगाई है वो सब की कॉस्ट है, और बचा लेबर एलिमेंट। तो लेबर एलिमेंट आप कैसे पता करोगे? आप ऐसा पता कर सकते, सर अगर वो खुद काम नहीं करता, गल्ले पे बैठा रहता, वो किसी लेबर को लगाता, तो उसकी सैलरी कितनी होती? हाँ कि ना? तो ये हर बार बाइफरकेट करना पॉसिबल है क्या? क्योंकि लेबर तो अलग अलग तरह के रहते हैं। अगर रामू शामू जैसे लेबर को रखेगा तो उनकी सैलरी कम रहेगी, स्किल्ड लेबर को रखेगा तो सैलरी थोड़ी ज्यादा रहेगी। हो सकता है वो अपने बुक्स अकाउंट खुद करता हो। यस और नो? तो ये सारी चीजें रहती मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें आप कैपिटल एलिमेंट तो पता कर सकते हो, ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, बट लेबर एलिमेंट, अब उस आदमी के यहां से यहां लाने का। देखिए आपके यहां पे जैसे कभी कोई लेबर आता है, हर लेबर का चार्जेस एक रहते हैं क्या?
जैसे मान लीजिए फैन ठीक करना है, इलेक्ट्रिशियन आएगा, कोई इलेक्ट्रिशियन 100 रुपए में कर देगा, कोई 500 लेगा, कोई और 1000 भी ले सकता है, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ वर्क। तो वैसे ही वो जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रोप्राइटर है, वो लेबर कितना जोड़े, ये कोई कहीं लिखा है क्या, इसको आप तय कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये बाइफर्गेट करना पॉसिबल नहीं है, दिस बाइफर्गेशन इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कहीं काम नहीं कर रहा, तो उसको वेजेस मिल रही क्या? ये देखिए आपने यहां पकड़ा ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर वेजेस, तो वेजेस यानी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होगा तब वेजेस दिया जा रहा होगा, लेकिन ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसको कहीं से वेजेस मिल रही क्या? नहीं, इसको क्या मिल रहा? प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन हम एक चीज और पकड़ रहे हैं कि मिक्स्ड इनकम। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में देखा होगा कि प्रोप्राइटर अपने आप को सैलरी देता है। जैसे पार्टनर्स जो काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है ना, वैसे प्रोप्राइटर की ड्रॉइंग्स रहती है ना, विड्रॉल। देखा है आपने कभी अकाउंट्स में ये चीज? नहीं देखा। प्रैक्टिकल अकाउंट्स करोगे जब समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं तो प्रॉफिट तो जो होगा वो मेरा है, लेकिन साल भर मुझे खर्चे के लिए पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो मैं विड्रॉल करता हूं। वो मैं कहां से विड्रॉल करता हूं? अपने बिजनेस से विड्रॉल करते जाऊंगा। तो ये जो मेरा विड्रॉल है, ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं दिन भर उस बिजनेस में जाके मेहनत कर रहा हूं। यस और नो? ये विड्रॉल मुझे खर्चा करना है, इसलिए मुझे विड्रॉल करना है। तो ये विड्रॉल मेरी इनकम हुई कि नहीं हुई? मतलब मैं मिक्स इनकम, नोशनल इनकम, मैंने मेरे बार बार हर महीने में 15,000 निकाल रहा हूं। तो मैं ये क्यों निकाल रहा हूं? मुझे निकालने का हक क्यों है? बिकॉज आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम डूइंग द बिजनेस। मैं दिन भर वहां दुकान पे बैठता हूं, मैं कैपिटल लगाता हूं, सब कुछ करता हूं। पार्टनरशिप में क्या होता है? इस केस में पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, प्लस पार्टनर्स को सैलरी मिलती है। ये सैलरी काय को दे रहे हैं उनको? तो दिन भर वो काम कर रहे भैया, दे आर वर्किंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग सैलरी। वैसे ही पार्टनरशिप नहीं है, सोल प्रोप्राइटर फर्म है, तो सोल प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट चाहे तो दे सकता है, लेकिन ये जेब से निकाल के ये जेब में आएगा ना, क्या फायदा? मेरे ही पैसे हैं, ठीक है, मैंने खुद पे ही पैसे लगाए, इसलिए यहां पे कैपिटल एलिमेंट आता है। अब वो कैपिटल में क्या आ गया? जो मैं विड्रॉल कर रहा हूं, इसके अंदर मेरा लेबर भी है, प्लस मैंने जो ये पैसा लगाया है उसका इंटरेस्ट भी है। लेकिन मैं कभी बाइफर्गेट करूंगा क्या इसको? इसमें लेबर कितना, इसमें कैपिटल का इंटरेस्ट कितना, मैं बाइफर्गेट कर ही नहीं सकता। तो ऐसी इनकम को बोलते हैं दोस्तों मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी मैं खुद का काम खुद का बिजनेस कर रहा हूं, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग द जॉब, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड तो मालूम है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। हाँ, बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं। हाँ, वर्ड अच्छा है, बोल सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कॉस्टिंग में यूज होता है? इकोनॉमिक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज करना थोड़ा सा कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही, आप समझने के लिए समझ सकते हो, यानी मतलब यहां नहीं करता तो वहां कर लेता, बोल सकते हैं। In economics, where subsistence production and small commodity production is dominant, most of the income of people would be of mixed type. सही बात है ये? सबसिस्टेंस यानी छोटा प्रोडक्शन कम और स्मॉल कमोडिटी प्रोडक्शन इज डोमिनेट, यानी ऐसी इकोनॉमी जहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, यानी चालक मालक वाला हिसाब है, सोल प्रोप्राइटर ज्यादा है, वहां पे ये प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी। प्रॉब्लम क्या है? वहां पे ये मिक्स टाइप की इनकम ज्यादा रहेगी और हमेशा प्रिवेल करेंगी। आई बात समझ में? थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो आगे निकल जाएगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन करेंगे जब और क्लियर हो जाएगा। तो इनकम मेथड क्या हो गई भैया? लोगों की इनकम, उसकी टोटल मारनी है, ठीक है। तो क्या जोड़ रहे हैं हम? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो उनको वेजेस दिया, प्लस हम क्या जोड़ रहे हैं? रेंट जोड़ा, इंटरेस्ट जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ा, एनएफआई जोड़ना पड़ता क्योंकि हमको एनएनपी के तरफ आना है, और प्लस हमको जोड़ना है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि हम इनकम मेथड से चल रहे हैं। इनकम मेथड मतलब देश में जितने लोग रह रहे हैं उन सबकी कितनी इनकम हुई है उसको टोटल मारना है। तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये वेजेस वाला एलिमेंट तो जो काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है उसके लिए हो गया। सोल प्रोप्राइटर के लिए क्या? तो सोल प्रोप्राइटर के लिए सिर्फ आपके पास प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट के अलावा वो खुद भी तो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका भी तो लेबर एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? हा कि ना? ठीक, यानी उसके अंदर आ जाएंगे आपके विड्रॉल्स, ड्रॉइंग्स, जो आप बिजनेस से विड्रॉल करते हो खुद के खर्चे के लिए। सिंपल। कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है आधे दिन जॉब कर रहा, आधे दिन बिजनेस कर रहा, पॉसिबल है। तो आधे दिन जॉब किया, उसके मुझे वेजेस मिल गए, आधे दिन बिजनेस किया, उसका प्रॉफिट भी मिला, लेकिन बिजनेस में मैंने अपनी मेहनत दिमाग सब लगाया कि नहीं लगाया, उसका लेबर कौन गिनेगा? तो उसका लेबर रहेगा मेरा विड्रॉल।
जो मैं विड्रॉ करते जाऊंगा बिजनेस से हर महीने हर साल, तो वो हो गया आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? आर्टिकलशिप पीरियड में आओगे ना, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे तो आपको ये सब दिखेगा, मिक्स्ड इनकम क्या होता है। क्लियर है? ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड होंगे, उसको माइनस क्यों नहीं किए? चलो एक बात बताओ, ट्रांसफर पेमेंट कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। या गवर्नमेंट को लिया क्या अपन ने? लिया ही नहीं ना गवर्नमेंट को। ना हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, ना हम यहां डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जो लोगों को इनकम हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट तब आएंगे जब गवर्नमेंट सेक्टर भी यहां साथ में रहेगा। अभी गवर्नमेंट कहां दिख रहा आपको? जो इनकम, मतलब इनकम यानी क्या? देखिए मेरी इनकम वेजेस से हुई, ये मेथड इनकम मेथड है, आप चीज पहले समझो। ये जो इनकम मेथड पढ़ रहे हैं, ये इनकम मेथड कर रहे हैं। 3D व्यू है इकोनॉमी का, एक प्रोडक्शन साइड से, एक इनकम साइड से, एक एक्सपेंडिचर साइड से। एक्सपेंडिचर साइड की जब बात आएंगी तो गवर्नमेंट आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि सर खर्चा जो हम करेंगे, और गवर्नमेंट भी तो इकोनॉमी में खर्चा कर रही होंगी ना। अभी बात इनकम मेथड की कर रहे हैं। इनकम गवर्नमेंट को कहां से आती है? टैक्स से। टैक्स यानी कौन सा? आइदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन तक की बात कर रहा हूं। ये प्रोडक्शन के बाद इनडायरेक्ट टैक्स का हिसाब होगा, और उसके बाद जो पर्सनल इनकम आएंगी उसके बाद डायरेक्ट टैक्स का हिसाब होगा। पहले इनकम आई, फिर मैं साल भर बाद रिटर्न भरूंगा, उसके बाद मैं टैक्स पे करूंगा। हाँ कि ना? वो एडवांस टैक्स वगैरह रूल बने हुए, वो चीज अलग है। लेकिन यहां पे मुझे नेशनल इनकम सिर्फ इनकम मेथड से निकालनी है। देश के लोगों की इनकम कितनी, कैसे? इनकम के तरीके से। तो इनकम देश के लोगों में गवर्नमेंट थोड़ी आती है। गवर्नमेंट की इनकम हम यहां पकड़ेंगे क्या? क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम है क्या? हम ही लोगों ने जो इनकम कमाई उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे दिया, वो गवर्नमेंट की इनकम हो गई। तो उस गवर्नमेंट की इनकम तो पकड़ते ही नहीं है। हमको यहां क्या पकड़ना? सिर्फ हमारी इनकम कितनी हुई, हमने गवर्नमेंट को कितना दिया, उसमें से गवर्नमेंट फिर अपने को ट्रांसफर पेमेंट देती है। तो हम ट्रांसफर पेमेंट को तो यहां पकड़ ही नहीं सकते। एक सेकेंड, ट्रांसफर पेमेंट को हम इसीलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ा, वो हमको फ्री में मिला, बराबर। अब इस केस के अंदर जहां हम नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड निकाल रहे हैं, तो इनकम मेथड से जो नेशनल इनकम आई है, ये हमारे मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं या हम जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इससे इनकम आ रही है, जो कुछ तो भी देश में हो रहा है। ट्रांसफर इनकम जो रहती है ना बेटा, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, बट पर्सनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट कभी इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन पर्सनल में इंक्लूड होती। तो हम यहां पे निकाल रहे सिर्फ नेशनल इनकम। अगर ये नेशनल इनकम आने के बाद हमको बोलते हैं कि भैया पर्सनल इनकम निकालो, ये नेशनल इनकम का फिगर आने के बाद हमको कहा जाता है कि पर्सनल इनकम निकालो, तो हम जो अगर रिटेन अर्निंग का एडजस्टमेंट या फिर ट्रांसफर पेमेंट का एडजस्टमेंट करेंगे और फिर हमारा जो फिगर निकल के आएगा उसको हम पर्सनल इनकम बोलेंगे, उसको हम नेशनल इनकम नहीं बोलेंगे। इसीलिए यहां पे ट्रांसफर पेमेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो अगर कर दिया तो फिर वो पर्सनल इनकम हो गई, नेशनल नहीं हुई। और हमको अभी क्या निकालना है? नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम साइड। समझा? समझ गए? और कोई? एनीबडी एल्स? चलिए, अब तीसरी मेथड है आपकी एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ, यहां पे क्या हो रहा है? इकोनॉमी में जो आदमी जो खर्चा कर रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पकड़ लेते। खर्चा कौन कौन करता है? हम लोग तो करते ही है, जिसको इनकम होती। गवर्नमेंट भी खर्चा करती है कि नहीं करती है? और वो पैसा आता कहां है? अगेन इकोनॉमी में आता है। तो ये पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। क्यों? रोड बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, तो आफ्टर ऑल ये खर्चे की इनकम किसको हो रही है? अपने को ही हो रही ना। लेकिन अभी हमको इनकम मेथड से नहीं चलना है, अभी हमको खर्चे की टोटल पकड़नी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इनकम कैन बी स्पेंड आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स, बराबर है ना। y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, और इस s का क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। यस और नो? आइदर कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स। हम वहीं पे करेंगे। सेविंग करना इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, सबसे तीन स्टेप है इसके अंदर। ये तीन जो है ना, यहां पे दो दो लिख कर आ गया, इसको तीन कर देना, 3 स्टेप। ठीक है, चलिए
आइडेंटिफाई द वेरियस हेड्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कौन कौन से एक्सपेंडिचर उसको आइडेंटिफाई कीजिए, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एज वेल एज गवर्नमेंट, सेकेंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड थर्ड है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ये क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको बाद में बताऊंगा, पहले बताओ नेट एक्सपोर्ट क्या होता है और ये क्यों लिया यहां पे, ये काय को लिया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्यों ले रहे हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्यों ले रही है? क्या क्यों ले रहे हैं हम एक्सपोर्ट? खर्चा है कि नहीं है? पक्का? चलो ठीक है। खर्चा यानी कैसा खर्चा है? मतलब इंपोर्ट खर्चा है कि एक्सपोर्ट खर्चा है? अच्छा, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्यों लिए? हम कौन सी मेथड से चल रहे हैं? सिर्फ एक्सपेंडिचर। अगर इकोनॉमी में कुछ इंपोर्ट होता है तो कुछ एक्सपोर्ट भी तो होता है, हाँ कि ना? जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं वो अगर कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे एनएफआई अपन ने देखा था कि भैया अगर हम वहां से कुछ लेके आ रहे हैं तो वो भी तो कुछ लेके जा रहे हैं ना। वैसे ही अगर इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा खर्चा है, तो हम कुछ कमाई भी तो कर रहे हैं जो हमारा खर्चा नहीं है, तो वो इसके इकोनॉमिक के साइकिल में एक्सपोर्ट भी तो इंक्लूडेड है। तो एक्सपोर्ट को हटाना पड़ेगा कि नहीं? या एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, यानी नेट पकड़ो। हमको नेट पकड़ना है, जो भी ज्यादा होगा वो हो जाएगा। एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, एक्सपोर्ट कम रहेगा तो ये फिगर नेगेटिव आएगा, डिपेंड करता है। ठीक है, और आगे इस पे आएंगे हम। अब इधर आ जाओ। सबसे पहले यहां क्या क्या एलिमेंट देखे आपने? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसने किया? हाउस होल्ड ने किया, दूसरा गवर्नमेंट ने किया, और दूसरा हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और तीसरा नेट एक्सपोर्ट्स। अब इन तीन चीजों को पहले जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला, ग्रॉस डो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। इसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कन्वर्सन ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये कॉमर्स वालों ने तो पक्का ये सुना है ना, साइंस वालों ने तो सुना नहीं होगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसके ऊपर पता है एक अगला पूरा चैप्टर है, ये इतनी सी चीज के ऊपर पूरा अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, अगला यूनिट, सॉरी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो, ये नाम की एक चीज होती है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो आप लोग कि इसमें सी क्या, आई क्या, जी क्या, ये बता दो। ये सी है, ये जी है, ये इन्वेस्टमेंट है, और ये एक्स माइनस एम है, हा कि ना? यस और नो, बस इतना बता दो। सही लिखा है मैंने? अरे यस और नो, ये सही लिखा है? चलो बस इतना ही पूछना था। अब आगे काम की चीज यहां पे देखते जाओ। पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि प्राइवेट लोगों का ना हाउस होल्ड का, प्राइवेट इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट। क्योंकि अभी हमने यहां पे देखा ना, ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको किसका पकड़ना है? हाउस होल्ड का भी पकड़ना है और गवर्नमेंट का भी लेना है। तो पहले मैं हाउस होल्ड की बात करूंगा, उसके बाद मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा। तो क्या क्या लूंगा मैं हाउस होल्ड में? मैं लूंगा, इट इज द टोटल ऑफ व्हाट प्राइवेट इंडिविजुअल, कंज्यूमर, हाउस होल्ड, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज दैट सर्व हाउस होल्ड स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पकड़ना है, इन्वेस्टमेंट गुड्स की बात यहां नहीं करेंगे, आगे करेंगे।
ठीक है, वाई इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी की बात कर रहा है वो, सिर्फ एस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सेविंग करके इन्वेस्टमेंट बात अलग करूंगा मैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप आगे। तो क्या क्या पकड़ू, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस, साफ साफ लिखा है मार्केट प्राइस पे आंसर आएगा, मार्केट प्राइस पे लेंगे तो आंसर भी मार्केट प्राइस पे आएगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो आना किस पे है, फैक्टर कॉस्ट पे, हमारा नेशनल इनकम तो वहीं आता है ना, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस फॉर ओन कंजम्पशन, ये लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ कंजम्पशन, तो हम लेते हैं कि नहीं लेते, लेते हैं, पहले ही तय कर लिया था सर, सेल्फ कंजम्पशन पकड़ना ही पड़ेगा। पेमेंट फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज विच वन हाउस होल्ड ट्रांसफर टू अनदर, ऐसा होता है एक हाउस होल्ड दूसरे हाउस होल्ड को कभी सर्विस लेता है और पेमेंट देता है, घर में काम वाली बाई आती है, ये क्या है, पेमेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज, घर की जो सर्विस आप उससे ले रहे हो, विच वन हाउस होल्ड, यानी आप किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे, उसका भी घर है कि नहीं है, बराबर है, एक से दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। नेट एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन फाइनेंशियल एसेट, दैट इज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, आप लोग सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि फॉरेन में भी कर सकते हैं, फॉरेन में भी कर सकते हैं, अगर आपने किसी फॉरेन फाइनेंशियल एसेट खरीदा तो उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये अगर इन्वेस्टमेंट रहता तो यहां नहीं आता, ये आगे आता, तो ये इन्वेस्टमेंट है कि कुछ और है। देखो अभी आप अपन ने बोला ना सर ये इन्वेस्टमेंट, ये तो सी है, इन्वेस्टमेंट रहता तो यहां पे आता ना, आय पे, है ना, तो ये सी है, मतलब सी में ऐसा कोई फॉरेन एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन, एनीबॉडी एग्जांपल दे सकते हैं मेरे को, समझा नहीं, फिर से बोलना है, तो कैपिटलाइज करते ना बेटा अपन, इन्वेस्टमेंट खरीदने का खर्चा, है ना, तो वो तो इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए ना, मैं बोलता हूं कि ये कंजम्पशन है, वो इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए, कंजम्पशन यानी जो मैंने खा पी के खत्म कर दिया, और इन्वेस्टमेंट मतलब जो अभी भी मेरे पास है, यही मतलब होता है ना, अरे कंजम्पशन यानी जो खत्म कर दिया, और सेविंग यानी जिसको बचा के मैं इन्वेस्ट, मेरे पास बची है। सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा जोर डालो, एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रिप, फॉरेन ट्रिप में क्या करते हैं आप जाके, खर्चा करते ना, वो पैसा वहां उड़ाते कि नहीं उड़ाते पूरा, यस और नो, तो फिर ये खर्चा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी आपने फॉरेन टोर मार दिया और फॉरेन में खर्चा कर दिया, तो ये भी खर्चा हुआ कि नहीं आपका, यस दिस इज ऑल्सो योर एक्सपेंडिचर। तो नेट क्यों लिखा, वो भी तो आते, वो आते कि नहीं आते, और अपने को देखे जाते कि नहीं जाते, तो वो हम इसीलिए यहां पे नेट लिख रहे हैं कि हम वो वहां जाके जो खर्चा करते हैं और वो लोग भी कुछ देके आते होंगे तो उसको माइनस कर दो। अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये पता करना कि वो कितना लाते और हम कितना करते, पॉसिबल है क्या पता करना, नहीं, इसलिए आपको एग्जाम में हमेशा नेट एक्सपेंडिचर का फिगर दिया हुआ रहेगा। और एक चीज बताओ, वो लोग जो लेके आते ना, वो हम लोग इनकम मेथड के अंदर ऑलरेडी ले लेते हैं, मतलब इनकम मेथड में हम लोग पकड़ते हैं उस चीज को, ऐसा डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन अगर मैंने कोई, मेरे यहाँ मतलब मेरी शॉप है और अगर कोई फॉरेनर गुड्स खरीदने आएगा, कोई फॉरेनर, तो मैं उसको दूंगा कि नहीं दूंगा कि नहीं भैया मेरे को इनकम मेथड में मना किया है, ऐसा थोड़ी बोलूंगा, नहीं मैं उसको गुड्स दूंगा। तो आफ्टर ऑल मुझे फॉरेनर से इनकम मिले या किसी से मिले, है तो मेरी इनकम ना, तो इनकम मेथड में तो हमने सब चीज पकड़ा है, हमने ऐसा कहीं बाइफर्केशन किया क्या, गोरे से आया कि काले से आया, हमने कोई बाइफर्केशन किया क्या, नहीं किया, ठीक है, ये समझ में आया फॉरेन एक्सपेंडिचर क्या हुआ। हाँ वो लिखने में थोड़ा इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ कर दी है, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब यहाँ पे ये नहीं है, फाइनेंशियल एसेट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आएगा, अब ऐसा अजवाल लिख लो आप फॉरेन टोर, ये इंस्टीट्यूट की गलती है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया उन्होंने। ये नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब मैं मेरे पैसा खर्चा कर रहा हूं फॉरेन घूमने में, इसका मतलब वो होता है। अभी इंस्टीट्यूट ने ऐसा लिखा है, लिखना नहीं चाहिए था उन्होंने।
चलिए, इसके बाद आता है किसका खर्चा? इकोनॉमी में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करती है? करती क्या गवर्नमेंट खर्चा? हाँ करती ना सर। इट इज द टोटल स्पेंडिंग, it is the total spending of the government on activities like defense, education, healthcare, infrastructure, etc. It is also called as government purchase. ठीक है? अब एक चीज और लिखी है, transfer payments like pension, scholarship, unemployment doles are excluded. ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में लेते क्या? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं उनमें ये सब चीजें रहती है कि नहीं रहती? तो इनको हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से ये सब कुछ हटाना पड़ेगा और ये चीजें नेशनल इनकम में नहीं आनी चाहिए। बराबर है? समझ आया? गवर्नमेंट का खर्चा तो टोटल है ना, उसमें से पेंशन भी हटाओ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये भी हटाओ, स्कॉलरशिप भी हटाओ, और भी जो ऐसे फ्री में ट्रांसफर पेमेंट बांटे जा रहे हैं आपको हटाना पड़ेगा। समझ आई बात? अरे हाँ की ना? और क्लियर होगा, चिंता मत करो। अभी सिर्फ थियरी पार्ट पढ़ रहे, 50% भी समझ गया तो बहुत है। 50% भी अगर समझ रहा तो बहुत अच्छी बात है। कल हम इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे, फिर से एक एक चीज पे आने वाला है। या आज भी हो सकता है, हो सकता है ना, अभी टाइम है। अरे रुको ना, ऐसा क्यों कर? अच्छा ठीक है, ये पढ़ के छुट्टी बस। खुश? ये दो पढ़ के और फिर ये बाकी है ना। अरे इसमें क्या है? ये इससे हम यहीं पे आएंगे बेटा, ये दो चीज तो बताने दो। अच्छा ठीक है, अभी इतना बता देता। ऐसा मत करो आप लोग, ऐसे रोज 10-10 मिनट यानी फिर क्लिक सिलेबस आगे जाएगा आपका, आप ही को घर जाने नहीं मिलेगा। देख लो भैया आप मेरे के। चलिए दोनों ध्यान से। ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट गुड्स, एसेट, मशीनरी, इक्विपमेंट परचेज बाय बिजनेस फर्म, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ एसेट, मशीनरी, इक्विपमेंट। ये भी मैंने बताया था आपको, अगर हम एसेट या तो डायरेक्ट खरीदते हैं या हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन चेंजेस इन इन्वेंटरीज, लैंड एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग परचेज और कंस्ट्रक्टेड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल बाय हाउस होल्ड। अब एक चीज बताओ, ये एसेट में जो इन्वेस्ट कर रहा है, ये खर्चे की बात पकड़ रहा है, तो ये खर्चा यानी टोटल खर्चा जो एसेट पे कर दिया वो की डेप्रिसिएशन? टोटल खर्चा पकड़ू कि डेप्रिसिएशन लूंगा हर साल? दो तरह के एसेट रहते हैं, एक पर्सनल एसेट रहते हैं, एक बिजनेस एसेट रहते हैं। बिजनेस एसेट में भी दो तरह के रहते हैं, एक डेप्रिशिएबल रहते हैं, एक नॉन डेप्रिशिएबल रहते हैं। नॉन डेप्रिशिएबल पे तो पूरा ही पकड़ना पड़ेगा, पर्सनल एसेट्स में भी पूरा पकड़ना पड़ेगा। और डेप्रिशिएबल एसेट का खर्चा आप पहले दिन बुक करते हो क्या? कैसे बुक करते हैं? हर साल। तो भैया यहां पे सिर्फ बिजनेस एंड दैट टू डेप्रिशिएबल एसेट्स आपको डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। तो सोच लो, अगर डेप्रिसिएशन जोड़ने की बात कर रहा है, मतलब ग्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा कि नेट प्रोडक्ट निकल के आएगा? भाई डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, इससे जो फिगर का आएगा उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, दैट मींस ग्रॉस निकल के आएगा, यानी डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। वो तो बाद में देखेंगे क्या करना है, पहले एक चीज समझ लो। समझ आई बात? और आगे लिखा एक्सपेंडिचर ऑन चेंज इन इन्वेंटरी। ये क्या होता है? प्रोडक्शन। चेंज इन इन्वेंटरी मतलब पहले 10 थे, अभी 100 हो गए, तो इन्वेंटरी में चेंज कितना हुआ? 90 का। तो इस पे क्या खर्चा हुआ? प्रोडक्शन पे जो खर्चा हुआ वो इस पे खर्चा हुआ। यस और नो? चेंज इन इन्वेंटरी, अरे देखो 10 यूनिट्स पहले थे ओपनिंग, चेंज इन इन्वेंटरी इज व्हाट? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यस और नो? तो ओपनिंग कितनी थी? 10 थी, क्लोजिंग कितनी है? 100 है। तो बचा मैंने 90 खरीदे होंगे कि नहीं खरीदे होंगे, या बनाए होंगे कि नहीं होंगे, तो उस पर खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? वो खर्चे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? ज्वेलरी, वैल्यूएबल बाय हाउस होल्ड, ये उनका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से चल रहे तो लेना पड़ेगा। लैंड एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग परचेज, कंस्ट्रक्टेड और कंज्यूमर हाउस होल्ड, ये भी पकड़ना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर लैंड, बिल्डिंग ये सब परचेज करता है तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है क्या? नहीं मिलता। बिजनेस के लिए थोड़ी खरीदा है, लैंड पे तो वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन बिल्डिंग्स पे मिलता है क्या? मिलता है, लेकिन सर बिजनेस वाले बिल्डिंग्स पे मिलता है। ये कंज्यूमर अपने लिए कंजम्पशन के लिए बिल्डिंग बना रहा है, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। पढ़ा होगा ना अपन ने इनकम टैक्स में।
नेट एक्सपोर्ट्स ये मैं बता चुका आपको. इट इज द टोटल ऑफ व्हाट फॉरेन कंट्री स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द नेशनल इकोनॉमी ओवर एंड अबाउ व्हाट दिस इकोनॉमी स्पेंड ऑन आउटपुट ऑफ फॉरेन कंट्रीज. यानी नेट एक्सपोर्ट यानी हमने जो उनको सर्विस दी उसके बदले में हमको पैसे आए, यानी वो लोगों ने हमारे यहाँ खर्चा किया और हमने जो उनसे सर्विसेज ली या गुड्स खरीदे यानी हमने उनके यहाँ खर्चा किया. पहला आया है, दूसरा गया है, तो हम लोग नेट एक्सपोर्ट लेते हैं. नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. इक्वल तो कभी नहीं होता. हमारे जैसे कंट्री में क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा इनकम, इंपोर्ट कम है क्या अपने यहाँ? उल्टा है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है. तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये फिगर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. तो ये हमेशा माइनस हो जाता है इस टोटल से. अब ये टोटल करने के बाद निकल के क्या आएगा, बस मेरे को ये बताओ. जीडीपी निकल के आएगा, लेकिन फैक्टर कॉस्ट आएगा कि मार्केट प्राइस आएगा? मार्केट प्राइस आएगा. और जी इसलिए आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन है. चलो बहुत बढ़िया, ठीक है. क्या हुआ? अरे बस इतना से दो चीज बता रहा, ये तो आपको मालूम है जीडीपी से क्या कैसे क्या निकालते हैं. एक सेकेंड. जीडीपी इज हियर व्हाट? समेशन ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट. सेकेंड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. ये ले लिया. अब ध्यान से सुनना, इससे हमारा निकल के आया जीडीपी एट फैक्टर को सॉरी एट मार्केट प्राइस. और मुझे क्या निकालना है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो सबसे पहले एनडीपी निकाल लो, जी में से डेप्रिसिएशन हटा दो, तो क्या आएगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओ, यानी नेट इनडायरेक्ट एक्सेस हटा दो. और फिर एनएनपीएफसी निकालने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इफ एनी अगर दिया है तो उसको ऐड कर दो, तो आपका एनएनपीएफसी आ जाएगा. देखो ये चीज तो आप लोगों को मालूम ही होंगी ना यार, ये तो बता चुके ना हम. थर्ड पॉइंट, यस और नो? समझ में आया? जीडीपी इसमें कैसे निकाल रहे हैं? फर्स्ट केस में सिर्फ वैल्यू एडेड, वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं. सेकंड केस में एक्सपेंडिचर और थर्ड केस में सेकंड केस में इनकम और थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर. अब कल इसके ऊपर 2-3 इलुस्ट्रेशन करेंगे और साथ में इसको कोरिलेट करेंगे, तो आप लोगों का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आज 50% भी समझा तो कोई बात नहीं है. हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, सर ये कैसा ये कैसा, तो कल हम लोग देखेंगे ना तो पूरा आपको पिक्चर क्लियर होगा. तो टेंशन वाली कोई बात नहीं. समझा क्या? ठीक है, बाय. सो जाओ अभी.